कई साल पहले इंसान और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ करता था। इन युद्धों को खत्म करने के लिए सबसे शक्तिशाली तलवारबाजों और जादूगरों की एक टीम बनाई गई। इस टीम में दो ऐसे योद्धा थे जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, बर्म लायनहार्ट और हैमिल। लेकिन एक दिन हैमिल ने बर्म की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उस दिन बर्म ने वादा किया कि हैमिल की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और वह सभी डेमन किंग्स को खत्म करेगा। लेकिन वो वादा निभाना आसान नहीं था। 300 साल बाद हैमिल फिर से जन्म लेता है, बर्म के ही वंशज के रूप में। अब उसका नाम है यूजीन लायनहार्ट। यूजीन जब बीते वक्त की किताबें पढ़ता है तो गुस्से से भर जाता है। किताबों में उसे मूर्ख बताया गया है और बर्म को महान। ऊपर से किसी अज्ञात लेखक ने एक झूठी प्रेम कहानी भी जोड़ दी है। यूजीन जानता है अगर वो लेखक जिंदा होता तो वो उससे सीधा हिसाब करता। अब सवाल यह है, जो सब महान और ज्ञानी कहलाए वहीं असली नायक मूर्ख क्यों कहलाया? वह सोचता है, कहीं ये किताब किसी पुराने दुश्मन ने तो नहीं लिखी? हैमिल की आत्मा अब यूजीन के शरीर में है, एक 13 साल का लड़का, लेकिन अंदर से एक अनुभवी योद्धा। उसे हैरानी होती है कि बर्म, जो कभी औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता था, उसका अपना हरम था। लेकिन बर्म की पहली पत्नी की संतानें ही असली वंशज मानी जाती हैं। यूजीन जैसे साइड ब्रांच वालों को ना तलवार चलाने की इजाजत है, न मना की ट्रेनिंग। लेकिन यूजीन पिछले 13 साल से लकड़ी की तलवार से छुपकर अभ्यास करता आ रहा है और अब वक्त है असली मुकाबले का। एक दिन वह ट्रेनिंग डमी को एक ही बार में चकनाचूर कर देता है। उसके पिता ये देखकर डर जाते हैं। उनका बेटा 13 का है, लेकिन किसी वयस्क योद्धा की तरह शरीर और आंखों में परिपक्वता है। यूजीन अब ब्लड रिचुअल की तैयारी करता है, एक ऐसा समारोह जिसमें साइड ब्रांच और मेन ब्रांच के बच्चों के बीच मुकाबला होता है और असली लायनहार्ट साबित करने का मौका मिलता है। यूजीन को पता है मुकाबला पक्षपात से भरा है। मेन ब्रांच को असली तलवार और मना की ट्रेनिंग मिलती है, जबकि बाकी को कुछ भी नहीं। लेकिन यूजीन जानता है उसके पास कुछ है जो दूसरों के पास नहीं, हजारों सालों का अनुभव और आत्मविश्वास। जब वह मुख्य हवेली पहुंचता है तो उसका स्वागत कोई नहीं करता, लेकिन यूजीन को फर्क नहीं पड़ता। उसकी निगाह सिर्फ एक बात पर है, बर्म के असली उत्तराधिकारी को हराकर खुद को साबित करना। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास करता है तभी मैन फैमिली के दो बच्चे सायन और सेल उसे नीचा दिखाने आते हैं। वे उसकी पिछली जिंदगी की हकीकत नहीं जानते। सायन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगने को कहता है। यूजीन पहले तो शांति से माफी मांगता है, लेकिन जब सायन ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मुकाबले की चुनौती देता है। यूजीन अपने हाथों से भारी वजन वाली पट्टियां उतारता है और लड़ाई शुरू होती है। एक ही बार में वह सायन को जमीन पर गिरा देता है। सायन की बहन सेल कहती है कि यह मुकाबला अनफेयर था, लेकिन यूजीन हंसते हुए कहता है, युद्ध में कोई फेयर नहीं होता। वो साबित कर देता है कि वो केवल नाम का लायनहार्ट नहीं, असल में उस खून से बना है जिसने कभी डेमन किंग्स से लड़ा था। अब यूजीन की नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर है, खुद को असली वारिस साबित करना और बर्म की बनाई व्यवस्था को उलटना। सायन की हार पूरे लायनहार्ट परिवार में हलचल मचा गई। अनैला ने बेटे को थप्पड़ मारा। तू एक गांव के लड़के से हार गया, क्या मुंह दिखाऊं अब? गुस्से में तमतमाते हुए उसने हिजार को भी फटकारा। इस बार माफ किया, अगली बार हार नहीं चाहिए। लेकिन सीधा हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए चाल चली। सेल, उसने कहा, यूजीन के करीब जाओ, दोस्त बनो, जब वक्त आए वार करूंगी, लेकिन बिना किसी सबूत के। सेल मुस्कुराई। वो तो पहले से ही यूजीन में दिलचस्पी रखती थी। अगले दिन हवेली में हलचल और भी बढ़ गई। लायनहार्ट फैमिली का मुखिया ड्रा गिल्ड लायनहार्ट खुद वापस लौटा था। चारों ओर सैनिक, झंडे और घोड़ों की टापें। हर कोई झुका, पर एक नहीं, यूजीन। वो पसीने से भीगा हुआ सीधा सामने खड़ा था। गिल्ड ने सबकी तरफ देखा, फिर यूजीन को पहचाना। तू वही है जिसने मेरे बेटे को हराया? यूजीन ने सिर झुकाया। अगर मैं हारता भी तब भी अपने सम्मान के लिए खड़ा होता। गिल्ड मुस्कुराया। पहली बार किसी ब्रांच फैमिली के बच्चे ने उसका ध्यान खींचा था, और वहीं बैठा सायन, शर्म और गुस्से से चुप। गिल्ड ने उसे डांटा, माफी मांगो, नाम सिर्फ खून से नहीं कर्म से मिलता है। उस एक लम्हे में यूजीन ने लायनहार्ट परिवार की नींव हिला दी। अब युद्ध तलवार से नहीं, खून और नाम के बीच होने वाला था। अगली रात यूजीन ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाता है और लकड़ी की तलवार से अभ्यास शुरू करता है। हर वार में इतनी ताकत होती है कि उसकी आवाज रात की खामोशी को चीर देती है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है, दो ब्रांच फैमिली के सदस्य गार्गी और डेसिरा उसके पीछे खड़े हैं। दोनों के हाथ में भाले हैं और उनकी मौजूदगी कुछ अजीब सी लगती है। गार्गी अपने माचो अंदाज में यूजीन की ओर बढ़ता है और बिना किसी चेतावनी के अपनी शर्ट फाड़ देता है। सामने आता है उसका भारी भरकम मसल वाला शरीर। वो मसल्स फ्लेक्स करता है और यूजीन की तरफ देखता है। यूजीन एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। भाई, ये क्या देखना पड़ रहा है? गार्गी और भी आगे बढ़ता है। छू कर देख, बिल्कुल असली है।
यूजीन विनम्रता से इनकार करता है, लेकिन गार्गी बाज नहीं आता। वो बताता है कि उनके परिवार के पास एक खास मसल ग्रोथ पोषण मॉल है जो बिना मैना के मसल्स बढ़ाता है और साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, यानी जादुई स्टेरॉयड। डेसिरा भी जुड़ जाती है और हंसते हुए कहती है, इससे दाढ़ी भी जल्दी आती है। फिर वो यूजीन की ओर देखती है और पूछती है, तू स्पीयर क्यों नहीं चलाता? सायन को तो उसी से हराया था। वो अपनी स्पीयर उसकी ओर फेंकती है और चुनौती देती है, डुएल करें। यूजीन एक हाई रैंक डिस्टेंट फैमिली मेंबर की ताकत देखने में दिलचस्पी लेता है और चैलेंज स्वीकार कर लेता है। गार्गी चिल्लाता है, मैं रेफरी हूं। यूजीन को गार्गी की हरकतें देखकर अपने पिछले जीवन के एक साथी की याद आ जाती है। क्या ये गार्गी उसी का वंशज हो सकता है? डुएल शुरू होता है। डेसिरा पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन यूजीन की स्थिति इतनी परफेक्ट है कि कोई ओपनिंग नहीं दिखती। यूजीन मुस्कुराकर उसे उकसाता है, क्या बस इतना ही है? डेसिरा और तेज हमला करती है, एक के बाद एक स्ट्राइक, तेज, सटीक, लेकिन यूजीन बिना पसीना बहाए सब ब्लॉक कर लेता है। अंदर ही अंदर यूजीन मानता है, ये लड़की स्किल्ड है, लेकिन असली खतरा बनने के लिए उसे अभी और वक्त लगेगा। यूजीन ताना मारता है, तू एक भी हिट नहीं कर पाई और मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। डेसिरा सोचती है, यही उसकी कमजोरी हो सकती है। वह मूव नहीं करता। वह तेजी से कोण बदलकर फिर हमला करती है, पूरा जोर लगाकर वार करती है, लेकिन तभी यूजीन उसके स्पीयर पर पैर रख देता है। स्पीयर रुक जाता है और डेसिरा खुले में रह जाती है। यूजीन शांति से अपनी स्पीयर उसके चेहरे के सामने लाता है और कहता है, मैं जीत गया। डुएल खत्म होने के बाद यूजीन सोने चला जाता है, पर गार्गी फिर आ धमकता है। यूजीन की नींद तोड़ते हुए उसे ऑफर देता है, हमारी टीम में आ जा। यूजीन चौंक जाता है, टीम? हम तो मेज के अलग अलग पॉइंट्स से शुरू करेंगे। गार्गी कहता है कि मंजिल सबकी एक ही है और वो अपनी बहन के साथ मिलकर चीफ मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि यूजीन भी उनके साथ जुड़ जाए। डेसिरा, जो ये सब सुन रही होती है, सहमति जताती है। वो भी चाहती है कि यूजीन उनके साथ लड़े। यूजीन उत्सुक होकर पूछता है, तुम लोग ये सब क्यों करना चाहते हो? डेसिरा कहती है, इतिहास में आज तक कोई डिस्टेंट फैमिली का सदस्य ये ट्रायल नहीं जीत पाया, पर अब हमें एक मौका दिख रहा है। वो पूछती है, क्या तुम भी वही चाहते हो? यूजीन का चेहरा सब बयां कर देता है, हाँ, वो भी ये इतिहास बदलना चाहता है। उधर हवेली में अनैला खिड़की से बाहर देख रही होती है। उसके दिमाग में रवारियन घूम रहा है। वो सोचती है, क्या वो यॉर्ड को अपना अप्रेंटिस बनाना चाहता है? यॉर्ड शुरू से ही तलवारों के बजाय किताबों में दिलचस्पी रखता था। उसने जादू में गहरी जानकारी हासिल कर ली थी, जो उसे अपने भाइयों से अलग बनाती थी। अनैला सोचती है, अगर रवारियन उसे साथ ले गया तो सब कुछ बदल जाएगा। अब अनैला का ध्यान पूरी तरह ब्लड कंफर्मेशन इवेंट पर टिका हुआ है। अगर उसके बच्चे हार गए तो उनकी वैधता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा हाल वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस साल सौगंध के ठीक पहले उसका एकमात्र उद्देश्य है कि यूजीन विजय प्राप्त करे, ताकि सायन की शर्मनाक हार धुंधली हो जाए। 3 दिन बाद ब्लड कंफर्मेशन की शुरुआत होती है। सभी परिवार के सदस्य गुफा के मुख पर इकट्ठे होते हैं। रवारियन अपने हाथों में मैना संचारित करता है और प्रकाश की किरणें सभी प्रतियोगियों को भेजता है। फिर वह बताता है, जिस हथियार की तुम कल्पना करोगे वही तुम बना सकते हो, बस मैजिक लाइट को गढ़कर। प्रतिभागी कई तरह के हथियार बनाने लगते हैं। सेल एक सुनहरी तलवार गढ़ती है, ख्याल करती है कि क्या ये टूटेगी, तो रवारियन मुस्कुराकर कहता है, ये मैजिक से बनी है, कभी नहीं टूटेगी। गार्गी का ब्लेड विशाल और भारी होता है, जैसा उसने मन में देखा था। डेसिरा सुनहरी भाला गढ़ती है और सायन यॉर्ड दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं। सब आश्चर्यचकित होते हैं जब यूजीन एक साथ अतोड़नीय वस्तुएं बनाता है, एक छोटी तलवार और एक ढाल। सेल मासूमियत से पूछती है, तुम दोनों क्यों बनाए? यूजीन गंभीरता से जवाब देता है, हाथ से भाले पर काम करना मुश्किल था, इसलिए यह बेहतर था। गिल्ड मुस्कुराकर कहता है, इस साल मैं तुम्हारी टीम वर्क देखना चाहता हूं। आखिर सब लायन हार्ट एक परिवार है। रवारियन सभी को गले में पहनने के लिए एक मैजिक नेकलेस देता है, जो खतरनाक स्थिति में एल्गोरिथमिक चेतावनी देगा। फिर वह सबको गुफा के द्वार से अंदर कदम रखने के लिए आमंत्रित करता है, जहां हर किसी का अलग अलग स्टार्ट पॉइंट होगा। जैसे ही सब गुफा में प्रवेश करते हैं, यूजीन को लग जाता है, मैंने इन भूल भुलैयों को पहले अनगिनत बार खोजा है, ये तो आसान लगेगा। भीतर सफेद पत्थर से बनी दीवारें और संकरी राहें हैं। लंबे भाले का इस्तेमाल कठिन लगता है। यूजीन संतोष से मुस्कुराता है कि उसने छोटी तलवार और ढाल ही चुनी।
भीतर सभी अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कुछ दहाड़ते हुए नानोट्रोल्स इनलॉक से भिड़ते हैं, कुछ स्लाइम्स कैमन की फौजों से घिर जाते हैं। एक इनडायरेक्ट डिसेंडेंट स्लाइम से हार कर मदद के लिए चिल्लाता है। रवारियन तुरंत पोर्टल खोलकर उसे बचा लेता है। 3 धीमे वारिस 1 घंटे में एलिमिनेट हो जाते हैं। गिल्ड निराश होकर उन्हें आराम करने के लिए भेज देता है। बाकी 6 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ते रहते हैं। गार्गी जब ट्रोल्स पर वार करता है, उसकी भारी तलवार दीवार में अटक जाती है, लेकिन वह शक्ति से उसे खींचकर ट्रोल को चकनाचूर कर देता है। डेसिरा स्लाइम से लड़ते लड़ते पत्तों की चाल चलाती है, लड़ना मुश्किल समझकर दूरी बनाती है और बच निकलती है। सायन अपनी मां के बनाए नक्शे की मदद से एक घरौंदे वाली दीवार के जाल को ट्रिगर कर देता है, फिर आसानी से पार हो जाता है। सेल अनजान पड़ने पर ट्रोलम का सामना कर पाता है। अपनी तेज चालबाजी से बचते हुए उसे मार डालती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बाधा में फंस जाती है। योडन ट्रोल की मैजिक संरचना में खो जाता है। मैना से बना हुआ जीव देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह ट्रोल पर हमला कर उसके अवशेषों को उड़ा देता है और फिर यूजीन का सामना एक विशाल ट्रोल से होता है, जिसे रवारियन ने बुद्धिमत्ता और शक्ति दोनों परखने के लिए बढ़ाया है। ट्रोल की दहाड़ से बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन यूजीन निडरता से छलांग लगाकर उसके कई हिस्सों पर तेज वार करता है। ट्रोल क्रूर वारों के सामने चित होकर गिर जाता है। गिल्ड और रवारियन दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। यह 13 साल का लड़का कैसे इतनी परिपक्वता और कौशल दिखा रहा है? रवारियन बड़े आश्चर्य से कहता है, वो सच में एक प्रतिभाशाली योद्धा है। यही क्षण है जब सचारण और ज्ञानेन काबिलियतान की ताकत को सबने पहचाना और यूजीन की असली महानता की शुरुआत हुई। मेज के केंद्र में अब सबकी नजर उस विशाल चीफ मॉन्स्टर पर टिक चुकी है, एक ऐसा राक्षस जो ट्रोल से भी बड़ा और डरावना है। यूजीन शांत खड़ा है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है, मानो उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। डिजायरा पहले वार करने आती है, लेकिन चीफ मॉन्स्टर उसकी भाला को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। यूजीन बताता है कि चीफ मॉन्स्टर असली नहीं है, एक मैजिकल ट्रायल है जो केवल आत्मबल और सोच की परीक्षा लेता है। अब बारी है सायन की। सायन का गुस्सा और घमंड चरम पर है। वो अपने तलवार में ब्लेड एनर्जी भरता है, ऐसी शक्ति जो 10 साल की मैन प्रशिक्षण के बिना असंभव है। डिसायरा भी हैरान है, लेकिन यूजीन मुस्कुराता है, क्योंकि चीफ एरिया में कोई मैजिक नहीं चल सकता। रवेरियन ने मेज को इस तरह डिजाइन किया है कि कोई भी मैजिक या ब्लेड एनर्जी अंत में निष्क्रिय हो जाए। सायन की ऊर्जा गायब हो जाती है। यूजीन व्यंग में कहता है, अगर डर गया हो तो लौट जा, वरना ये बीज तुझे चबाकर थूक देगा। सायन को गुस्सा आता है, लेकिन सेल की उम्मीदों से प्रेरित होकर वो चीफ की ओर बढ़ता है। वो उस पर वार करता है, हल्का कट पड़ता है, लेकिन नुकसान नगण्य है। वो मॉन्स्टर के पैरों को निशाना बनाता है, लेकिन घुटने से टकराते ही उसकी तलवार रुक जाती है। चीफ मॉन्स्टर सायन को पकड़ता है और गोल घेरे से बाहर फेंक देता है। अब सन्नाटा, सबकी नजर यूजीन पर है। वो एक कदम आगे बढ़ता है, फिर दूसरा, और फिर अपनी ढाल और तलवार उठाकर चीफ की ओर कूद पड़ता है। मॉन्स्टर गुर्राता है, लेकिन यूजीन हवा में पलटता है, दीवार से उछलकर चीफ के कंधे तक पहुंचता है और अपनी तलवार उसके माथे में गाड़ देता है। भयानक चमक और ऊर्जा के साथ चीफ मॉन्स्टर गायब हो जाता है। रवारियन और गिलाड मंत्रमुग्ध हैं। गिलाडे बोलता है, ये बच्चा लायन हार्ट का नहीं, ये भविष्य का इतिहास है। रवेरियन की आंखों में चमक है। वो सिया का उत्तराधिकारी है, उसी की तरह शांत लेकिन विस्फोटक। मेज इवेंट खत्म होता है, सब लौटते हैं। साइंस सिर झुकाकर चलता है। डिसायरा चुप है, लेकिन यूजीन अब सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं, लायन हार्ट की असली शक्ति का प्रतीक बन चुका है। और उंगलियां इतने चेहरे क्लिक की और एक ही झटके में सारा जादू वापस ले लिया। फिर उसने अचानक सुझाव दिया कि गिल्ड को यूजीन को अपना दत्तक पुत्र बना लेना चाहिए। यह सुनकर गिल्ड स्तब्ध रह गया, क्योंकि अगर मुख्य परिवार में यूजीन की जगह होगी तो बाकी रिश्तेदार उस पर शक कर सकते हैं और नए गुट बन सकते हैं। बच्चे इकट्ठे होते हैं तो गिल्ड कहता है, चलो सब मेरे सामने खड़े हो जाओ। वो पहले यॉर्ड को देखता है, जो बिल्कुल दिल की गुफा तक नहीं पहुंचा। जादुई जाल और राक्षसों ने उसे भटकाया। फिर सायन और सेल को देखता है, जिन्होंने दिल तक पहुंच तो बनाई, लेकिन चीफ मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए। गिल्ड मुस्कुराता हुआ सभी की कोशिशों की तारीफ करता है, और खासकर यूजीन की, जिसकी ताबड़तोड़ जीत ने सबको चौंका दिया। यूजीन, वो धीरे से कहता है, तुम सच में कमाल कर गए, तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। गार्गी हैरान होकर सोचता है कि इतनी पतली काया वाला लड़का इतनी ताकतवर लड़ाई कैसे लड़ गया। रवारियन भी तारीफ करता है,
तुमने सबको बेहतर तरीके से पीछे छोड़ दिया। फिर गिल्ड सबको विश्राम करने का आदेश देता है और रवारियन को कहता है कि वो सभी को उनके कक्ष तक भेज दे। जैसे ही सब जाते हैं, गिल्ड यूजीन से कहता है, तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे निजी में बात करनी है। सेल को थोड़ी जलन होती है। उसे उम्मीद थी कि पापा उसे खजाने में ले जाएंगे, लेकिन अब वो यूजीन को बुला रहे हैं। गिल्ड यूजीन को जंगल के रास्ते ले जाता है। पहले उसके तलवार व ढाल की तारीफ करता है, फिर बताता है कि परिवार का असली प्रतीक तलवार है। वो बर्म और हैमिल की वीरता की कहानियां सुनाता है, जो हर तरह के हथियारों में माहिर थे। यूजीन थोड़ा नर्वस हो जाता है, खासकर जब वो हैमिल को मूर्ख बताने की वजह पूछता है। गिल्ड समझाता है कि कभी-कभी हंसी ठिठोली को इतिहास में बदल दिया जाता है। फिर गिल्ड बताता है कि रवारियन का आइडिया था कि यूजीन को दत्तक लेना चाहिए, और गिल्ड अब इस पर विचार कर रहा है। अचानक वे एक छुपे हुए टॉवर के पास पहुंचते हैं, जिसमें सीढ़ियां नीचे उतरती है। यह जगह परिवार का खजाना घर है। बर्म के जमाने से बची विरासतें यहां रखी हैं। गिल्ड कहता है कि तलवार नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पूरे परिवार की निशानी है, लेकिन वह यूजीन को कुछ भी चुनने का मौका देगा। दरवाजा खून से खोलते ही यूजीन अंदर जाता है। सबसे पहले उसे बर्म की पौराणिक तलवार दिखती है, लेकिन वह छीनने की बजाय पीछे हटता है क्योंकि तलवार कहीं अटकती है। फिर उसकी नजर शिकार करने वाली तलवार पर पड़ती है, जो मारने पर मैना सोख लेती है, पर उसे लगता है कि बर्म जैसे महान जादूगर ही इसे सही से चला सकते हैं। उसके बाद ड्रेकोनियन भाला, जो आग उगलता है, तूफानी तलवार, हवा की शक्ति रखती है, और भी कई चमचमाते हथियार मिलते हैं। यूजीन थोड़ा चकरा जाता है, इतने विकल्पों में से क्या चुने। इसी बीच उसकी नजर एक लाल पत्थर वाला लॉकेट पर ठहरती है, वही लॉकेट जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में पहना था। माता पिता की याद ताजा हो जाती है जब उसने उनका बदला लिया था। दिल संभालते हुए वह लॉकेट उठाता है। गिल्ड बाहर खड़ा उसे देखता है और पूछता, क्या तुम इसे रखना चाहोगे? यूजीन छट से जवाब देता, हाँ, मुझे यह पसंद है। गिल्ड कुछ देर मुस्कुराया, फिर कहता, ठीक है, इसे जांचवा कर तुम रख लो, बाकी जो चाहो चुन सकते हो। यूजीन उत्साह से निकलकर सबसे पहले तूफानी तलवार की ओर दौड़ता है। उसे उठाकर महसूस करता है कि यह सही वजन और शक्ति का संतुलन है। अब यह उसकी तलवार है। जब वो लौटता है तो गार्गी और डेसिरा देखते रह जाते हैं। दोनों हैरान हैं कि उसने भाला नहीं लिया। यूजीन बस मुस्कुराकर कहता, मुझे तलवार से लगाव है। गार्गी फिर सुझाव देता है कि अब परिवार की पोषण से उसकी ताकत बढ़ाई जा सकती है, पर यूजीन शांति से मना कर देता है। फिर गिल्ड, रवारियन और गॉन, गिल्ड के छोटे भाई, मिलकर यूजीन की नई तलवार की तारीफ करते हैं। रवारियन बिना जादू देखने के लिए लॉकेट की जांच करता है और पाता है कि उसमें कोई जादू नहीं है, बस असली यादों का निशान। अंत में गिल्ड कहता है, यूजीन, अगर तुम चाहो तो तुम्हें दत्तक धर्म से भी मिला सकता हूं। यूजीन की आंखों में चमक आ जाती है। यही वो पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। इस तरह यूजीन लायनहार्ट न केवल एक महान योद्धा बल्कि परिवार का अंग बनने की ओर भी बढ़ चला। जैसा कि वो अपनी तेज धार को देखता है, ये जानते हुए कि अब ये नाइटफॉल के रूप में है, जिस तरह से डेसेरा हताशा में यूजीन की ओर इशारा करता है, समझ में नहीं आता कि उसने भाला क्यों नहीं चुना है, क्योंकि वो एक के साथ स्पष्ट रूप से कुशल है। यूजीन गारू और डेसेरा के सामने आत्मविश्वास से खड़ा है, जवाब देता है कि उसने अपनी पसंद बना ली है। इसके अलावा उसके पास तलवारों के साथ एक प्राकृतिक आत्मीयता है। डेसा को यह घृणित लगता है, लेकिन गैरी सोच समझकर टिप्पणी करता है कि तलवार बहुत हल्की लगती है। यूजीन की ताकत वो कल्पना करना शुरू कर देता है। विभिन्न कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से पता चलता है कि यूजीन की शक्ति के साथ हथौड़ा या कुल्हाड़ी की तरह कुछ भारी उसे बेहतर सूट करेगा। यूजीन दृढ़ता से जवाब देता है, यह स्पष्ट करता है कि वो अपने निर्णयों का प्रभारी है। यह सुनकर कि गार्गी अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करते हुए गर्व से प्रदान करता है कि अब अनुष्ठान पूरा हो गया है। उनका परिवार यूजीन को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए औषधि प्रदान कर सकता है। यूजीन एक उदासीन है, इसलिए वो डेसेरा को अपने भाई की ओर इशारा करते हुए झुंझलाहट खारिज सहमत है, अपने विश्वास से खड़े हैं कि चूर्णित हथौड़ा बेहतर है। यूजीन को यह तर्क बहुत बचकाना लगता है। वो हथियारों पर विचार करने वाली यापिंग जोड़ी से दूर चलना शुरू कर देता है। मुग्ध भाला और चूर्णित करने वाला हथौड़ा दोनों निर्विवाद रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन जब बर्मॉन्ट के सच्चे सबसे बड़े हथियार की बात आती है तो कोई बहस नहीं होती है। ये चांदनी तलवार है। तलवार को राक्षसी शहर में भी चलाया गया था। इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक था। क्रूरता और नरसंहार के दानव राजाओं दोनों को मार डाला। यूजीन अब पहली बार तूफानी तलवार पकड़े हुए उत्साह से भर गया है। ये पहली बार है जब उसने कभी असली तलवार पकड़ी है, और जैसे ही वह इसका वजन महसूस करता है, वह इसे तेज आंदोलनों और सही मुद्रा के साथ चारों ओर घुमाना शुरू कर देता है। उसकी तलवार का रूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। भाई बहनों को सदमे में छोड़ देता है क्योंकि वह उसे सिर के कार्यालय में देखते हैं। गिल्ड और रारन मौजूद हैं। किसी के लिए हार की जांच का निरीक्षण कर रहा है। मंत्रमुग्ध जादू स्कैन करने के बाद वह पाता है कि यह सामान्य है, कोई जादू नहीं पाया गया है।
इससे दाना आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी साधारण वस्तु खजाने में क्यों थी। रावेरियन आश्चर्यचकित है कि यूजीन ऐसी वस्तु का चयन करेगा, लेकिन गिल्ड पुष्टि करता है कि उसने वास्तव में इसका चयन किया था। फिर भी उत्सुक रारन राजा से हार की जांच करने की अनुमति मांगता है। एक प्रकार के जादू का उपयोग करके आगे की जांच करता है, जो पढ़ सकता है मन के भीतर संग्रहित यादें सबके बाद मौजूद हैं, हर जगह निर्जीव वस्तुओं में भी, और यह पिछली बातचीत की यादों को वहन करता है। रावेरियन इन यादों में टैप करने की योजना बनाता है और गिल्ड उसे अनुमति देता है। दाना अपने जादू और हार की यादों को चैनल करता है। उसकी आंखों के सामने फ्लैश इस तथ्य को छोड़कर विशेष रूप से असामान्य कुछ भी नहीं है कि यह लगभग 100 साल पुराना है और सड़कों से खरीदा गया था। रॉरियन उस बिंदु से परे देखने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि खजाने का जादू मन यादों को रोकता है, यह जानने पर कि हार 100 साल पुराना है। सोने का पानी चढ़ा हुआ आश्चर्य है कि अगर कोई अभी भी जीवित हो सकता है जो इसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, तो कोई और विवरण नहीं मिलने पर वह यूजीन को हार देने का फैसला करता है, जो इसे इतनी बुरी तरह से चाहता था। रॉरियन नोटिस करता है कि कैसे गिल्ड ने यूजीन को पसंद किया है और कैसे वह नहीं कर सकता। लड़के ने पहले से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया है। जिस क्षण उसने तलवार देखी थी, यूजीन की प्रगति से पता चलता है कि दाना की वह यूजीन को अपने बेटे के रूप में अपनाने की योजना बना रहा है, जैसा कि रावेरियन ने पहले दिन सुझाव दिया था। अगले दिन यूजीन गिल्ड के सबसे छोटे भाई जियोन लायनहार्ट से मिलता है। एक कुंवारे ने गिलात के साथ वर्षों यात्रा बिताए थे, जो उसकी अविवाहित स्थिति की व्याख्या करता है। यूजीन उसे सम्मानपूर्वक बधाई देता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह पहले से ही यह देखने के लिए उत्साहित है कि यूजीन ने रक्त की पुष्टि के दौरान मुख्य परिवार को हराया था। यूजीन को जल्द ही पता चलता है कि गा वहां है, उसे गिलात के पास ले जाए। जो जीईएन पुष्टि करता है वह बताता है कि वह यूजीन को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था। उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी इस घटना को देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि परंपरागत रूप से केवल घर के मुखिया को ही अधिकार है कि उसका निरीक्षण करे। हालांकि रॉरियन भी उपस्थित था, उसने ऐसा सहायक क्षमता में किया था, न कि घर के मुखिया के रूप में। यूजीन को आश्वस्त करते हुए कि वह पकड़ में नहीं है, किसी भी गलत फहमी को दूर करता है कि इसके लिए अपने भाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। परिवार के नियमों से सहमत हैं, लेकिन यूजीन इसके प्रति उदासीन रहता है। जब वे एक साथ चलते हैं, यूजीन को आकर्षक और मुक्त उत्साही जिज्ञासा मिलती है जब वह जानता है कि गिल्ड ने उसे क्यों बुलाया। जियोन लेकिन केवल अनुमान लगा सकता है, जिससे यूजीन को एहसास होता है कि यहाँ तक कि जियोन को भी कारण का पता नहीं है। इससे कोई उसका चिंता नहीं है। यह कहते हुए वे गादा के कार्यालय तक पहुंचते हैं और यूजीन को विदाई देने के लिए रुक जाते हैं। यूजीन प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है। जियोन उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे एक चंचल पलक देता है, जिसे यूजीन थोड़ा अधिक पाता है। अंदर गिलार्ड इंतजार कर रहा है और यूजीन को बैठने के लिए कहता है जब तक कि वे चाय के लिए बैठते हैं। गिलार्ड यूजीन को सूचित करता है कि हार की जांच की गई थी और सामान्य माना गया था। रानन ने मनामन मेमोरी जादू का उपयोग किया था, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यूजीन मनामन मेमोरी के बारे में सुनकर लिया जाता है। शिया ने अक्सर अपने पिछले जन्म में इसका उपयोग किया था। घबराहट की भावना रेंग जाती है जब वह पूछता है कि मन मेमोरी जादू ने क्या खुलासा किया। गिल्ड ने निष्कर्षों को साझा किया, लेकिन यूजीन जादू से पता चले विवरणों से चौंक गया है कि हार लगभग 100 साल पुराना था और सड़कों से खरीदा गया था। लेकिन यूजीन को याद है कि 300 साल पहले वह उसे पहने हुए थे और दशकों से यह ऐसा होने के कारण वह सोचता है कि क्या जादू गलत था। हालांकि वह जानता है कि रारन इसे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मन मेमोरी जादू हो सकता है। हालांकि यूजीन जानता है कि एक मास्टर कास्टर गलती नहीं कर सकता है, इसलिए वह आश्चर्य करने लगता है कि क्या बर्म शामिल हो सकता है। विचार में खो गया, यूजीन चुप रहता है जबकि गिल्ड उसे चुपचाप देखता है, क्योंकि मन मेमोरी का विचार उसके दिमाग में घूमता है। यूजीन अचानक उत्साहित हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि जब से परीक्षण साफ हो गया है वह हार गिल्ड रख सकता है। गिल्ड मुस्कुराहट के साथ इसकी पुष्टि करता है और यूजीन रोमांचित जल्दी से हार को अपने गले के चारों ओर रखता है। जैसे ही यूजीन अपना कृतज्ञता व्यक्त करने वाला है, गिल्ड अपना गला साफ करता है और उसे सूचित करता है कि उसने वास्तव में उसे कुछ और चर्चा करने के लिए बुलाया था। तनाव पैदा होता है क्योंकि गिल्ड को यह बताने में हिचकिचाहट होती है कि यूजीन को उसकी बड़ी खबर कैसे बताई जाए। इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, यूजीन अनुमान लगाता है कि गिल्ड उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए कह सकता है। यूजीन के दिमाग में सब चीजें जगह में गिरना शुरू हो जाती हैं। सील का उसके करीब आने का प्रयास और गिला का अचानक ध्यान, यह सब उसके लिए एक योजना का हिस्सा लगता है। यूजीन को थोड़ा संदेह महसूस होता है, जैसे कि गिलाद ने इस पूरी स्थिति को केवल शादी की व्यवस्था करने के लिए स्थापित किया था। वह घबराहट से रैम्बल्स कहता है कि वह बहुत छोटा है और इस तरह की चीज के लिए अपने पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी। इससे पहले कि वह जारी रखे, गिलाद तेजी से हस्तक्षेप करता है और घबराहट से स्पष्ट करता है कि यह एक गलतफहमी थी। यूजीन शर्मिंदगी के साथ
बैंग रह जाता है कि उसके दिमाग ने मनगढ़ंत कल्पना की थी। उसने केवल 13 वर्ष की आयु में शादी करने की कल्पना की थी। यूजीन को अभी जो कहा है उसके बारे में गहराई से शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अजीब पल पर रुकने के बजाय गिल्ड असली कारण का खुलासा करता है। वह यूजीन को अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता है। यह खुलासा यूजीन को उसके मूल तक हिला देता है, लेकिन वह जल्दी ही महसूस करता है कि यह गिलाद के द्वारा उसे मुख्य परिवार से बांधने का एक रणनीतिक कदम हो सकता है। यूजीन गिलाद को आश्वस्त करता है कि प्रस्ताव अचानक महसूस होता है, लेकिन विचार पर हंसता है, कहते हुए कि यह शादी से ज्यादा अप्रत्याशित नहीं है। वह यहाँ तक कि यूजीन के पिता को परिवार में लाने की पेशकश करने तक भी जाता है। गिलाद के अनुसार वह यूजीन के पिता बने रहेंगे, लेकिन यूजीन उस बिंदु से मुख्य परिवार का हिस्सा होगा। वह अपना हाथ बढ़ाता है, यूजीन से उसी सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए कहता है जैसा वह अपने भाई के साथ करता है। यूजीन प्रस्ताव पर सोचते हुए परिणामों के बारे में सोचता है कि अगर वह मना कर देता है तो क्या यह गिलाद के लिए, उसके पिता के लिए सम्मान खोने का कारण बनेगा। हालांकि दुनिया भर की व्याख्याएं गिलाद ने ईमानदारी का आदमी होने के कारण यूजीन को आश्वस्त करता है कि वह जब निराश होगा तो वह यूजीन के फैसले का सम्मान करेगा। गिलाद व्यक्त करता है कि वह केवल यूजीन के भविष्य के लिए सबसे अच्छा चाहता है, भले ही वह प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला क्यों न कर ले। यूजीन निर्णय के वजन को महसूस करते हुए इस पर अपने पिता के साथ चर्चा करने के लिए कुछ समय मांगता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है। भोजन के बाद गिलाद गोद लेने को स्थगित करने के लिए सहमत हो जाता है और यूजीन को आश्वासन देता है कि उसके पिता को वहां भेजा जाएगा। आभारी के लिए समय मिलने पर यूजीन अपनी चाय पीता है और पूछता है कि उसे मुख्य परिवार में शामिल होने से क्या लाभ मिल सकते हैं। गिल्ड बताता है कि यूजीन कई विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता है, जिसमें असाधारण सेवकों का प्रशिक्षण भी शामिल है। यूजीन का उत्साह बढ़ जाता है प्रशासक, लेकिन गिल्ड के आश्चर्य के लिए यूजीन पूछता है कि क्या वो स्वयं उसे प्रशिक्षित कर सकता है। अगर वह गोद लेना स्वीकार कर लेता है तो यूजीन सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रशिक्षण के लिए उत्सुक है, यह देखने के लिए कि लायन हार्ट परिवार का मुखिया वास्तव में कितना मजबूत है। गिल्ड सहमत होता है, लेकिन सुझाव देता है कि उसे वास्तव में सच्चे मास्टर जियोन से सीखना चाहिए। वह खुलासा करता है कि जियोन ने उसे कौशल और युद्ध में पीछे छोड़ दिया है। फिर गिलाद पूछता है कि क्या यूजीन ने कभी माना के साथ प्रशिक्षण किया है। यूजीन शर्मिंदगी से स्वीकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। यूजीन बताता है कि उसने अपने पिता से ना करने को कहा था, इस बात से डरते हुए कि वह इस पूरी तरह से समझे बिना इसका दुरुपयोग कर सकता है। गिलाद समझता है, क्योंकि उसने प्रशिक्षण में यूजीन के अनुशासन और सावधानी का निरीक्षण किया है। माना को चलाने के लिए किसी को माना पत्थर प्राप्त करना होता है, जो उच्च श्रेणी के राक्षसों के अंदर से पाया जाता है। ये पत्थर प्रभावी हैं, लेकिन प्राप्त करना मुश्किल और महंगे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ मार्गदर्शन आवश्यक है, जिसे यूजीन का परिवार संभवतः प्रदान नहीं कर सकता है। गिलाद को एहसास होता है कि यूजीन के परिवार के पास उसे पूरी तरह से विकसित करने में मदद करने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन वह इस चिंता को व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह नाराजगी का कारण बन सकता है। गिलाद निर्णय लेता है कि वह इसके बारे में यूजीन के पिता से बात करेगा। वह अपने विचारों को यूजीन से कहता है, लेकिन सुझाव देता है कि भोजन के बाद उनकी चर्चा खत्म नहीं हुई है। भोजन और बातचीत के बाद यूजीन निकलने की तैयारी करता है। गिलाद उसे छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन यूजीन विनम्रता से मना कर देता है, कहता है कि वह सांस लेना चाहता है। जैसे ही यूजीन हवादार गलियारे में चलता है, एक अजीब इत्र की गंध उसकी नाक तक पहुंचती है। ऐसा लगता है कि यह दूर किसी कोने से आ रही है, लेकिन हलचल का कोई संकेत नहीं है। यूजीन को महसूस होता है कि कोई वहां उसका इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद वह आगे बढ़ता है और जल्दी ही लेडी एनीला बाहर आ जाती हैं, जबकि वह अनजाने में उससे टकराने का दिखावा करती हैं। यूजीन एनीला के कार्य के माध्यम से देखता है और एनीला को देखते हुए चौंक जाने का दिखावा करने का निर्णय लेता है। वह अपना परिचय देता है, जबकि मुस्कुराहट के साथ एनीला उससे हुई लंबी बातचीत के बारे में जानने के लिए उत्सुकता व्यक्त करती है। हालांकि यूजीन जानता है कि वह विवरण जानना चाहती है, वह ध्यान को हटा देता है और पूछता है कि क्या वह उससे कुछ चाहती है। यह एनीला को चौंका देता है और यह आश्चर्यजनक लगता है कि यूजीन ने न केवल मुख्य परिवार के बच्चे को हराया था, बल्कि रक्त की पुष्टि कार्यक्रम में भी विजय प्राप्त की थी। एनीला को एहसास होता है कि यूजीन संभवतः परिवार के पदों में बढ़ेगा, इसलिए वह से दोस्ती करना उसे शत्रु बनाने से अधिक बुद्धिमानी समझती है। एनीला के असली इरादे और स्पष्ट हो जाते हैं। वह अपनी बेटी सेल की यूजीन के साथ शादी करने की योजना बना रही है। यही कारण है कि उसने सेल को उससे दोस्ती करने का निर्देश दिया था। अंततः एनीला ने यूजीन से हुई बातचीत के बारे में पूछा, लेकिन उसने यह कहते हुए साझा करने से इनकार कर दिया कि यह एक निजी मामला है। इससे एनीला घबरा जाती है और वह जल्दी से झूठ बोल देती है, यह दावा करते हुए कि वह सियान के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहती थी। हालांकि यूजीन इसे यह कहते हुए खारिज कर देता है कि उसे पहले से ही अभी टिप्पणी करते हुए कि ऐसा होना ही था, क्योंकि वे परिवार हैं और एक ही उपनाम साझा करते हैं। उनकी टिप्पणी भूमि अनाइला के लिए एक भारी झटका की तरह है। उसके मीठे व्यवहार के बावजूद वो यूजीन के लिए एक गहरी नापसंदगी को परेशान करती है और उसे परिवार की बात सुनकर उसके साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता है, क्योंकि यूजीन एक एला छोड़ने के लिए तैयार करता है। घबराहट से सहमत होता है, क्योंकि वह दूर चला जाता है। वह शुरू होता है, संदेह है कि वह पहले दिन अपने व्यवहार के पीछे हो सकती है, खासकर जब से वह एक दूर का रिश्तेदार है। उसे पता चलता है कि उसे सावधान रहने और अपनी योजनाओं में उलझने से बचने की जरूरत है। अनाइला उसे देखती है जब वह तनावपूर्ण भावों के साथ चलता है।
2 दिन बाद यूजीन के पिता जेरार्ड जियोन द्वारा अनुरक्षित गदल से लियोनॉर्ट मैनर में आते हैं। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलता है, घबराहट और गति की एक लहर उस पर धोती है। उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने वास्तव में खून जीता पुष्टिकरण घटना और विजय प्राप्त की। मुख्य परिवार के बच्चे। जबकि जेरार्ड हमेशा जानते थे कि यूजीन एक विलक्षण व्यक्ति था, वह अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से पोषित करने में सक्षम नहीं था। उसने दुनिया की कठोर वास्तविकताओं के लिए यूजीन की आंखें खोलने के लिए रक्त की पुष्टि की उम्मीद की थी, समझते हुए कि मुख्य और दूर के रिश्तेदारों के बीच प्रशिक्षण और कौशल में एक बड़ा अंतर था। फिर भी यूजीन की विजय गेट पर खड़े होकर उसकी उम्मीदों को धता बताती है। जेरार्ड यूजीन को दूर से पुकारते हुए सुनता है खड़ा। घर के मुखिया के बगल में लियोनार्ड जेरार्ड अपने बेटे की ओर दौड़ता है और उसे कसकर गले लगाता है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। यह एक भावनात्मक पुनर्मिलन है और वह अपने बेटे के लिए गर्व की भारी भावना महसूस करता है। यूजीन उसे याद दिलाता है कि उसने घटना के बाद अच्छी खबर लाने का वादा किया था। जेरार्ड अपने आंसू पोंछता है और उस पर संदेह करने के लिए माफी मांगता है। जैसा कि वह करता है, वह ध्यान देता है कि जियोन पास में खड़ा है। पल जेरार्ड को जल्दी से देख रहा था। उससे नमस्कार करता है और जियोन रिटर्न करता है, अभिवादन करते हुए अल्प सूचना पर उसे आमंत्रित करने के लिए माफी मांगते हुए। जेरार्ड ने निमंत्रण के लिए अपना आभार व्यक्त किया। जेरार्ड फिर पूछता है कि क्या वे एक निजी बातचीत कर सकते हैं और वे कार्यालय की गोपनीयता में अंदर जाते हैं। गिल यूजीन को अपनाने के अपने निर्णय का खुलासा करता है, जिससे जेरार्ड चौंक जाता है। वह उसे आश्वस्त करता है कि यदि वह सहमत होना चाहे तो गिलार्ड जेरार्ड को मुख्य परिवार में ले जाएगा। उत्साहित होने के बजाय जेरार्ड चिंतित हो जाता है। यूजीन के भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं का खुलासा करता है। वह डरता है कि मुख्य परिवार यूजीन को सताएगा, खासकर जब से गिल्ड के पहले से ही 3 बच्चे हैं। उन्हें डर है कि वह यूजीन को अपने स्वयं के गिल्ड के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। गिल्ड जेरार्ड की चिंता को समझते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि मुख्य परिवार वंश की सीधी रेखा पर बहुत महत्व देता है, जिसका अर्थ है कि यूजीन को कभी भी घर के मुखिया की स्थिति के लिए नहीं माना जाएगा, भले ही वह दूर के रिश्ते के कारण गोद लिया गया हो। गिल्ड आगे बताते हैं कि यदि यूजीन नहीं बनना बहुत महत्वाकांक्षी, वह शाही परिवार के समान विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता है और अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकता है। जेरार्ड समझता है, लेकिन पहले यूजीन के साथ इस मामले पर चर्चा करने पर जोर देता है। इसी बीच यूजीन हमेशा की तरह प्रशिक्षण ले रहा है, अपनी तूफानी तलवार को सटीकता के साथ घुमाते हुए। जब वह अभ्यास करता है, वह अपने पिता को पास में खड़े देखता है। निराश यूजीन को लगता है कि चिंता गोद लेने की खबर से संबंधित हो सकती है और जेरार्ड से पहले अपने पिता से इसके बारे में पूछता है। उसकी निगाहें यूजीन के हाथों में तूफानी तलवार पर पड़ती हैं और वह एक डूबती हुई भावना के साथ महसूस करता है कि उसके बेटे के लिए इस तरह के हथियार खरीदने के लिए कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होगी। दूर देखते हुए जेरार्ड यूजीन से कहता है कि वह उसे गोद लेने के लिए स्वीकार करना चाहेगा। वह विश्वास करता है कि उसके भविष्य के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता होगा। वह यूजीन को यह भी चेतावनी देता है कि यदि वह ऐसा करता है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यूजीन आत्मविश्वासी बना रहता है और अपने पिता को आश्वासन देता है कि कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा होगा। जेरार्ड भावनाओं से भरा यूजीन को गले लगाता है, उसे याद दिलाता है कि वह अपने परिवार का नाम न भूले, भले ही वह अपनाया जाए। यूजीन उसे आश्वासन देता है कि उसके पिता हमेशा उसके सच्चे रहेंगे। यूजीन के शब्दों की ईमानदारी जेरार्ड को तोड़ देती है और वह फूट फूट कर रोता है। यूजीन को एहसास होता है कि गोद लेना वास्तव में हो रहा है। हालांकि वह इसके बारे में रोमांचित नहीं है, वह इसके प्रदान किए जाने वाले लाभों को समझता है। उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है घर का मुखिया बनने की। वह जानता है कि परिवार उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वह इसे सहने के लिए तैयार है। वह जानता है कि गिल्ड की 2 पत्नियां संभवतः उसे जांच में रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन यूजीन को अपनी योग्यता पर भरोसा है। उसका पहला विकल्प उन्हें नजरअंदाज करना है, लेकिन यदि वह काम नहीं करता तो उसके पास उनसे निपटने के लिए तूफानी तलवार है। गिल्ड ने रक्त की पुष्टि में भाग लेने वाले सभी परिवारों को एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया। यह अनुष्ठान घटना के बारे में कम है, मुख्य परिवार पर लाई गई शर्म का विलाप करने और एक शाखा परिवार की जीत का जश्न मनाने के बारे में अधिक है। परिवार के अतिथि आपस में मिलते हैं और अपनी शुभकामनाएं साझा करते हैं। कुछ दृष्टिकोण जेरार्ड उन्हें मुख्य परिवार का हिस्सा बनने की सराहना करते हैं। गर्ग के पिता ने उन्हें उनकी मांसपेशीय वृद्धि को बंटवारा करने की पेशकश की। यूजीन दूर से जीवन सीन को देखता है, यह सोचते हुए कि उनके साथ मिलना जुलना सबसे अच्छा नहीं है। वह जानता है कि स्पॉटलाइट में कदम रखने से एक भारी आकर्षित होगा और ध्यान की थकाने वाली मात्रा। इसी बीच हॉल के एक कोने में अनीला, यूजीन और सियान एक साथ खड़े हैं। सियान चिंतित और शर्मिंदा दिखता है। वहाँ अनीला उस पर कोहनी मारती है, धीरे से उसे और आश्वस्त होने का आग्रह करती है। वह उसे बताती है कि अब से लोग उसकी तुलना यूजीन से करेंगे। जब वे उसे देखेंगे तो वे केवल उस द्वंद्व को याद करेंगे जिसे वह हार गया था। वे हंसेंगे और मजाक करेंगे कि मुख्य परिवार का एक प्रत्यक्ष वंशज एक शाखा परिवार के सदस्य द्वारा हराया गया है। सियान अपनी नजर नीची कर लेता है और उसके शब्दों का भार उसे और भी शर्मिंदा करता है। उसकी माँ करीब झुकती है और कहती है कि यह शर्म ऐसी चीज है जिसे उसे सहना ही पड़ेगा, लेकिन उसे इससे निराश नहीं होना चाहिए।
भले ही वे हंसे या आलोचना करें, उसे याद रखना चाहिए कि वह उसका बेटा है और परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। वह कुछ नहीं ले सकता। घबराए होने के बावजूद वह उससे सहमत है। वह एक तरफ झुकती रहती है, उसे बताते हैं कि यूजीन प्रमुख नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए। बजाय इसके उसे काम करना चाहिए, कठोर और मजबूत बनने का, घर का मुखिया बनने की कोशिश करने, शेर दिल, और सबसे ऊपर उसे यूजीन के साथ दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और पूछताछ को झटका यदि इसलिए है क्योंकि वह भाई बहन है। अनिला फिर से सख्त झूठ बोलती है कि यही बंधन कारण है कि उसे यूजीन के साथ भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। भविष्य में यूजीन उसका सहयोगी बन सकता है, जो वास्तव में लाभकारी हो सकता है। सियान अनिश्चित दिखता है, लेकिन अंततः अपनी सहमति के बावजूद अपनी मां से सहमत होता है। वह यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि वह यूजीन से कैसे दोस्ती कर सकता है, वही व्यक्ति जिसने उसे पहले हराया था। इसी बीच एक पत्थर पर सेल मून यूजीन को याद दिलाती है कि वे अब भाई बहन हैं। यूजीन सिर हिलाता है, जिस पर वह जोर देती है कि उसे अपनी बड़ी बहन यूजीन कहना शुरू करना चाहिए। यूजीन एक आईब्रो उठाता है और जवाब देता है कि वह उससे केवल कुछ महीने बड़ी है। सेल शरारती हंसी के साथ मुस्कुराती है और घोषणा करती है कि वह अभी भी तकनीकी रूप से छोटी बहन है, क्योंकि वह सियान के कुछ सेकंड बाद पैदा हुई थी। यूजीन तेजी से सांस लेते हुए बुड़बुड़ाता है, खुद की स्थिति पूर्णतः निरर्थक है। हालांकि सेल लगातार पीछे हटने से इनकार करती है, उसे अपनी बड़ी बहन कहकर संबोधित करने के लिए परेशान करती है। यूजीन को यह धारणा हास्यास्पद लगती है कि वह कुछ महीने अलग पैदा हुए थे और इससे उसकी मांग और भी अनुचित हो जाती है। भले ही उसकी लगातार प्रार्थना के बावजूद यूजीन दृढ़ बना रहता है। इसके बजाय वह उसका मजाक उड़ाता है, मुस्कान के साथ घोषणा करता है कि वह अपनी बड़ी बहन को केवल उसकी मृत शरीर पर बुलाएगा। उसी बीच गिल के कार्यालय में रिवेरियन इस मामले को संबोधित करते हुए समझाते हैं कि वह योद को बिना किसी शर्त के रक्त जादू टावर पर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जादू को बुलाना उनकी विशेषज्ञता है और योद को पहले उस क्षेत्र में योग्यता के लिए परीक्षण देने की आवश्यकता होगी। योद की भौं तभी जाती है जब वह पूछता है कि क्या होता है यदि वह जादू को बुलाने की प्रतिभा रखता है। लोरियन रिवील करता है कि यदि ऐसा है तो यह एक अच्छी खबर होगी, लेकिन अरुत फिर भी शेर नाम को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसकी प्रतिभा असाधारण रूप से हर किसी दूसरे महत्वाकांक्षी मांत्रिक को पूरी तरह से छाया न पड़ जाए। तभी लोरियन उसे सीधे शिष्य के रूप में नहीं ले सकता। यह सुनकर योद निराश होते हुए उससे सहमत होता है। फिर भी लोरियन कहता है कि गिल्ड के एक लंबे समय के दोस्त के रूप में वह सुनिश्चित करेगा कि योद को बहुत सारे अवसरों तक पहुंच हो। वह भेदभाव से बचा रहेगा और अपने चुने हुए जादुई मार्ग के लिए सबसे अनुकूल वातावरण में रखा जाएगा। हालांकि थोड़ा निराश योद भी खुद को बढ़ते हुए पाता है उत्साहित। भले ही वह सीधे शिष्य नहीं हो, घमगोटू परिवार से बचने और जादू के अध्ययन में तल्लीन होना रोमांचकारी है। वह अपने पिता पर नजर डालता है जो विचारों में है। सुनकर उसके पिता उसे यह बताकर कोई आश्वासन नहीं देते हैं कि यह योद की मां का पीछा करने का निर्णय है। उसे उसके अनुसार बुला रहा है। यह एक दुर्लभ अवसर है जो उसके पिता ने उसके लिए प्राप्त किया था जब वह छोटा था। तब से जादू में दिलचस्पी है और वह उससे आग्रह करती है कि वह इस मौके को सफलता के साथ स्वीकार करे, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि वह हमेशा उसका बेटा रहेगा और उसे शेर का मुखिया बनना चाहिए। वह उसे चेतावनी देती है कि अरुत की जादुई भूमि में भी उसे यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए। गिलार्ड उसे चिल्लाते हुए सुनता है और सख्ती से उसे रोकने का आदेश देता है। हालांकि वह अपनी जमीन पर खड़ी रहती है, तेजी से जवाब देती है कि वही केवल अपने बेटे को आंतरिक रूप से प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि उसके विचार भिन्न हो जाते हैं। वह एक एला का नक्शा बनाती है, एक बार योबज के साथ उसकी चमक की कल्पना करती है क्योंकि वह गुस्से में भेजा जाता है। हालांकि वह यह सोचकर निराश हो जाती है कि वह इसके बारे में बकवास नहीं कर सकती। उसकी नज़रों में योद बहुत नाजुक और कमजोर है। अपने खून के वास्तविक वंशज कहलाने के लिए वह जानती है कि वह एक अरोत में बेहतर होगी, क्योंकि वह शक्तिशाली जादूगरों के साथ संबंध बना सकती है, शक्ति में बढ़ सकती है और उन लोगों के साथ गठबंधन बना सकती है जो उसका समर्थन करेंगे। भूल जाए कि वह लियोनॉर्ड योद का एक वैध पुत्र है। योद सिर डुबकी देता है। वह जानता है कि यह भोज के एक दिन बाद वह कुछ और नहीं कह सकता। रोरियन एक एक करके रोद के लिए योद के साथ प्रस्थान करते हैं। शाखा परिवारों के अन्य बच्चे अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, जागीर को शांत और खाली छोड़ देते हैं। यूजीन और जेरार्ड पीछे रह जाते हैं और समाप्त। आज अपने लिए पूरा गेस्ट हाउस यूजीन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वह अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार मन सीखना शुरू करेगा। यूजीन जानता है कि मन विकास दो तरीकों से किया जा सकता है, श्वास और शारीरिक प्रशिक्षण। श्वास में नियंत्रित सांसों के माध्यम से वातावरण से मन को खींचना शामिल है, जबकि शारीरिक प्रशिक्षण मन को इकट्ठा करने के लिए शारीरिक आंदोलन शामिल है। जबकि शारीरिक प्रशिक्षण मन को इकट्ठा करने के लिए शारीरिक आंदोलन पर केंद्रित है। न तो आसान है, लेकिन सांस लेना अपने पिछले जीवन में सुपीरियर है। यूजीन ने अपने साथियों, CIA और ब्यूरो की सलाह के बाद में सांस लेने की तकनीक पर स्विच करने के लिए शरीर प्रशिक्षण के साथ शुरुआत की।
वो याद करते हैं कि लियोनार्ड मन प्रशिक्षण तकनीक कैसे। प्राथमिकता वाली सांस लेने वाले यूजीन ने ज्ञानी को उसके लिए इंतजार करते हुए पाया, क्योंकि वो निर्दिष्ट प्रशिक्षण क्षेत्र में आता है। ज्ञानी उसे एक शांत सिर हिलाते हुए पूछता है कि क्या वो शुरू करने के लिए तैयार है, क्योंकि वे शुरू करते हैं। यूजीन के विचार संक्षेप में भटकते हैं। वो आत्मनाड़ी के बारे में सोचता है, जो विशिष्ट क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ मन मुख्य परिवार के जंगल के भीतर सबसे घनी रूप से केंद्रित है। ऐसी जगह एक मोनन विशेष रूप से प्रत्यक्ष वंशजों के लिए आरक्षित है, जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था, बर्म 300 सालों पहले। यूजीन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बर्मोंट की अद्वितीय क्षमता पर मार्वल करता है, जैसे कि आत्मनाड़ी की तरह जैसे कि वे चलते हैं। जियोन पूछता है कि क्या यूजीन घबराहट महसूस करता है। हालांकि नर्वस महसूस करने के बजाय यूजीन उत्साह से भरा हुआ है। गॉन चेतावनी देता है कि आगे का कार्य सीधा नहीं होगा और यूजीन को उसके समर्थन का आश्वासन देता है। हालांकि वो स्वीकार करता है कि ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि वो बताता है कि वो छोटा है, उनके लिए समझना आसान होगा कि माना। गॉन बताते हैं कि सेल और सियान ने 6 साल की उम्र में अपना मोना प्रशिक्षण शुरू किया। इसे केवल 3 दिनों के भीतर समझने का प्रबंधन किया, जबकि शाखा परिवारों के लिए योट को लगभग 1 सप्ताह की आवश्यकता होती है। मोना प्रशिक्षण आमतौर पर यूजीन की उम्र के आसपास शुरू होता है, लेकिन यह सामान्य नहीं है कि वे मन को समझने से पहले 1 महीने तक का समय लें। हालांकि जियान आत्मविश्वास से कहता है कि यूजीन की आवश्यकता नहीं होगी लगभग इतना लंबा, विशेष रूप से उनके मार्गदर्शन और एक आत्मनाड़ी तक पहुंच होने का लाभ। जब यूजीन पूछता है कि इसमें कितना समय लग सकता है, तो जियोन का अनुमान है कि लगभग 10 दिन। यूजीन बस अपना सिर खरोंचता है और हंसता है। विश्वास है कि उसे 10 मिनट से अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि वे टहलते हैं। अंत में वे जंगल में केबिन तक पहुंचते हैं। गॉन दरवाजा खोलता है और जैसा कि वे अंदर हैं, वो यूजीन को सीढ़ियों के एक सेट से नीचे आश्चर्यजनक रूप से अजीब परिपत्र तय करने में मार्गदर्शित करता है। वो यूजीन को इंगित करता है कमरे के केंद्र में बैठे, और जैसा कि वो करता है, ज्ञानी शुरू करता है। तकनीक की व्याख्या करें कि वे इस विशेष मोना प्रशिक्षण विधि का उपयोग करेंगे, जो पौराणिक बर्म की विरासत है। लेकिन जैसा कि जियोन बताते हैं, एक प्रतिबंध है कि दूर के रिश्तेदारों को इसे मूल तरीके से सीखने या विरासत में लेने से मना किया गया है। इसके बजाय उन्हें लाल लॉ विधि सिखाई जाती है। मूल जियोन की बहुमुखी प्रतिभा की कमी वाला एक सरलीकृत वंश यूजीन को बताते हैं कि यह मुख्य परिणाम में पारित मूल तकनीक है, क्योंकि वो मन को चैनल करता है के माध्यम से उसका शरीर अचानक ऊर्जा की एक पहाड़ी उछाल में घिर जाता है। वो इसे व्हाइट फ्लेम विधि के रूप में पेश करता है। यूजीन नाम को नहीं पहचानता है, लेकिन याद करता है कि उसने इसकी अनूठी उपस्थिति देखी थी। कहीं बुरुट ने इसका इस्तेमाल अतीत में किया था, क्योंकि उसका शरीर हमेशा सफेद लपटों में आ जाता था। उन दिनों में लगभग शेर के राजसी मन की तरह यूजीन कभी भी उन लपटों के चमक को पार करने में कामयाब नहीं हुआ था। जैसे कि यूजीन ध्यान करना शुरू कर देता है, ज्ञानी ने खुलासा किया कि वो होश नहीं कर पाएगा। मन तुरंत सुझाव दिया कि वे यूजीन की सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। यूजीन लापरवाही से उल्लेख करता है कि वो पहले से ही मन को महसूस कर सकता है, लेकिन गॉन इसे केवल कल्पना के रूप में खारिज कर देता है। वो जानता है कि बहुत कठिन ध्यान केंद्रित करने से ये हो सकता है कि कभी-कभी अपनी बात साबित करने के लिए ज्ञानी यूजीन के चारों ओर मन की एक गेंद बनाता है। हर बार यूजीन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्थान की सही पहचान करता है। इसे बार-बार जिज्ञासु होने की ओर इशारा करते हुए यूजीन अंततः पूछता है कि वे कब तक ऐसा करते रहेंगे। यूजीन की तेजी से प्रगति से पूरी तरह से हैरानगी और निर्णय माना ध्यान केंद्रित करने के लिए यूजीन को आश्वस्त करते हुए सिर पर झुककर आगे की चुनौती के लिए तैयार हो जाने का संदेश देता है। हालांकि वो मन महसूस करने में सक्षम है, लेकिन इसे चैनल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। यूजीन मतलिको से डियोजीन मानास से इस संबंधी दुक्रमिच है। वो सीखता है कि उसका प्रशिक्षण खाली परिपत्र तहखाने में केंद्रित होगा, एक विशेष तकनीक के माध्यम से, एक लाल लॉ विधि से। ये व्हाइट फ्लेम की द्रुत प्रगति के बावजूद प्रशिक्षण शुरू करते हैं। वो गहरी और धीमी सांस लेते हैं। ये हवा में मन के साथ सांस लेने के रूप में सोचने की बात है। फिर इसे सफेद लॉ के साथ सिंक्रोनाइज करना है और फिर इसे दिल की तरफ निर्देशित करना है। ज्ञानी यूजीन को मन को चैनल करते हुए देखता है। हालांकि इसका पहला प्रयास होने के बावजूद वो बहुत अच्छा कर रहा है और प्रगति भी कर रहा है। इसके बावजूद भी अपनी तुलवई की सीमाओं को पहचानते हैं और निर्णय लेते हैं कि एक बहुत दूर धकेलने से पहले इसका प्रशिक्षण ही जारी रखा जाए। जब यूजीन मन को दिल की तरफ निर्देशित करना शुरू करता है, तो इससे वो पसीने से तर हो जाता है। इससे जियोन तुरंत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो जानता है कि बहुत लोग बहुत से शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना भाई, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा दो। अपना फेवरेट कार्टून कमेंट करो, शायद अगला वीडियो उसी पे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। ऐसा करते हुए यूजीन की तेजी से प्रगति से पूरी तरह से हैरान जियोन को पता चलता है कि बच्चे की क्षमताएं एक असाधारण दर से विकसित हो रही हैं। एक आह के साथ वो यूजीन के स्तर पर घुटने टेकता है। उसे बताता है कि अगर वो वास्तव में मन महसूस करता है तो वे तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। जियान यूजीन को चुप रहने और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देते हुए वे यूजीन के साथ प्रशिक्षण शुरू करते हैं। यूजीन को गहरी धीमी सांस लेने का निर्देश देते हैं। वो बताता है यूजीन इसे आत्मा की नाड़ी से मन के साथ हवा में सांस लेने के रूप
रूप में सोचने के लिए, फिर इसे सफेद लॉ के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसे अपने दिल की ओर निर्देशित करने के लिए। एक बार यूजिन अपने मन जियोन कदमों को वापस चैनल करना शुरू कर देता है। यह देखने के लिए चौंक जाता है कि यह उसका पहला प्रयास होने के बावजूद यूजिन अच्छा कर रहा है। हालांकि गोन इस बात पर जोर देता है कि यह केवल शुरुआत है। इस बीच यूजिन मैनगॉन के साथ प्रगति कर रहा है, उसे इस तेजी से विकास के लिए देख रहा है, मन को महसूस करने और चैनल करने के दौरान पागल है, अपने पिछले जीवन में सरल रहा है। यह नया शरीर प्रत्येक सांस के साथ इसे अवशोषित करने के लिए विशिष्ट रूप से अभ्यस्त लगता है। वो अपने शरीर में मन को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन वो अपनी कम उम्र की सीमाओं को पहचानता है और फैसला करता है कि बहुत दूर धकेलने से पहले अभी के लिए रुकना सबसे अच्छा है। यूजिन मन को अपने दिल की ओर निर्देशित करना शुरू कर देता है, जिससे उसे पसीना आता है। जॉनी तुरंत इसके द्वारा अचंभित हो जाता है। वो जानता है कि ज्यादातर लोग बहुत से शुरू करते हैं। छोटा कोर धीरे धीरे मन प्रशिक्षण के माध्यम से इसका विस्तार करता है। चकित ज्ञानी यूजिन को एक जानवर कहता है। यूजिन को यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या इसका मतलब तारीफ के रूप में था। उसके बाद ज्ञानी ने सुझाव दिया कि वे चलते समय वापस चले जाएं। जियान फाइट फ्लेम और रेड फ्लेम विधियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं, जो कोर का विभाजन है। लाल लॉ विधि अपने चिकित्सकों को अपने कोर को विभाजित करने की अनुमति नहीं देती है, जबकि व्हाइट फ्लेम तकनीक स्वाभाविक रूप से इसका कारण बनती है। एक बार विभाजित करने के लिए कोर एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया है। यह प्रक्रिया मन दक्षता को बहुत बढ़ाती है, क्योंकि कोर अपनी सामूहिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। इन विभाजित कोर को सितारों के रूप में संदर्भित किया जाता है। बर्मू ने खुद 10 सितारों का गठन किया था। दूसरों द्वारा बेजोड़ संख्या गिल्ड और गोन 6 सितारों तक पहुंच गए हैं, जबकि सेल, सियान और योड के पास वर्तमान में 1 सितारा है। प्रत्येक योड के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन वो आत्मविश्वास से भविष्यवाणी करता है कि जुड़वा संभवतः 2 सितारों के लिए 2 साल में चढ़ेंगे, जैसा कि उन्होंने इसे 6 साल पहले शुरू किया था। अपनी क्षमता के बारे में उत्सुक यूजिन पूछता है कि उसे इस प्रकार की प्रगति हासिल करने में कितना समय लग सकता है। जॉनी उसे आश्वस्त करता है कि जब तक वो सुस्त नहीं होता है, तब तक वो उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त करेगा। यूजिन ये सुनकर उत्साहित हो जाता है कि अंदर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वो जानता है कि उसने इस कैसे उल्लेखनीय शरीर में पुनर्जन्म लिया है और बर्मोंट के महान ट्रेनिंग की तकनीक में महारत हासिल करने का अवसर है। जबकि वो निश्चित नहीं है कि वो 10 सितारों तक पहुंचेगा, वो महसूस करता है कि आवश्यकता के अनुसार विधि को अनुकूलित और परिष्कृत करने की क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करता है। यूजिन उस ऋण को स्वीकार करता है जो वो बर्मोन पर बाकी है, इस बात को पहचानते हुए कि व्हाइट फ्लेम विधि उसे उसके उत्तराधिकारियों को दी गई विधि से कहीं अधिक हासिल करने में सक्षम बनाएगी। जैसे ही वे लौटते हैं, गिलार्ड दिन की घटनाओं को समझाने की जिम्मेदारी लेने की पेशकश करता है। यूजिन से कुछ आराम करने का आग्रह करता है। यूजिन सहमत है ब्रेक लेने को, लेकिन उसके पास कुछ और योजनाएं हैं। वो जानता है कि थकान एक अच्छी रात की नींद के साथ चली जाएगी, लेकिन वो चुपके से नए सीखे गए सामान के साथ कुछ करने की योजना बना रहा है। लौटने पर उसने हेरा को अपने शीघ्र आगमन के साथ आश्चर्यचकित कर दिया और उसे तूफान तलवार लाने का निर्देश दिया। जैसे ही वो इसे लाती है, वो इसे खींचता है, यह सोचकर कि क्या उसका विचार वास्तव में काम करेगा। मन को उसके मूल से ब्लेड में चैनल करना वो चौंक जाता है जब हवा का एक शक्तिशाली झोंका उसके चारों ओर बनता है। लगभग हेरा को उड़ान भेजते हुए इस बवंडर के बीच में एक आवाज आती है, यूजिन के लिए, लेकिन उसके मूल नाम से हैमल। चौंका देने वाले यूजिन तुरंत स्पीकर को वायु के राजा के रूप में पहचान लेता है। स्पिरिट्स टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट उसे जोशी के साथ अभिवादन करती है, उसे हैमल के रूप पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार करती है और यूजिन तरीके को जानने के लिए बेताब होता है कि टेम्पेस्ट ने उसे कैसे पहचान लिया। टेम्पेस्ट बताते हैं कि एक आत्मा चाहे कितना भी समय बीत जाए और कितने भी शरीर में निवास करे, अपरिवर्तित रहती है। वो कहते हैं कि तूफान तलवार के माध्यम से उसे बुलाए गए बहुत समय बीत गए हैं। जिज्ञासु टेम्पेस्ट संवेगार करती है कि उसने शुरुआत में सोचा था कि बर्मूड के वंशजों में से किसी ने उसे बुलाया था, लेकिन फिर उसे लगा कि उसकी आत्मा यूजिन क्रूर हो जाता है। वो ये जानने की मांग करता है कि बर्मूड नेवर किल्स द डेमन किंग। वो टेम्पेस्ट पर चिल्लाता है, उसे बताने के लिए टेम्पेस्ट उसकी मृत्यु के बाद भी हेलमूट की तलाश में उनके पक्ष में रहा था। टेम्पेस्ट ने समझाया कि वो बर्मूड और इरादों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन केंद्रित राजा के साथ लड़ाई के दौरान बर्मूड मयान तलवार ये उसे छोड़ देती है। ये यूजिन को स्तब्ध कर देता है। टेम्पेस्ट विस्तार से बताता है कि हर कोई जान लगाकर लड़ा, लेकिन यह सब व्यर्थ था। हालांकि अंत में केवल केंद्रित राजा और बीएम ही खड़े रहे। अपनी तलवार मयान करने के बाद बीएम ने भाग्यवान मोड़ लेने का निर्णय लिया, जो राजा के जीवन को बिना समाप्त किए दूर चले गए। यूजिन अविश्वास में बैठा है, निहितार्थों से जूझ रहा है। वो सुनता है कि बर्मोंटे ने राजा से कुछ तरह का वादा किया था और ये जानने की मांग करता है कि ये क्या था। हालांकि टेम्पेस्ट ने बताया कि वादे की प्रकृति एक रहस्य थी जो केवल उन लोगों को मालूम थी जो बर्मोंटे ने अपनी तलवार मयान करने के क्षण से मौजूद थे। उसने प्रभावी रूप से खुद को बाध्य कर दिया था, जिससे वो आगे हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो गया था। यूजिन निराशा से चिल्लाता है कि बर्मोंट के केंद्रित राजा के अलावा हर कोई मर चुका है। वो चिल्लाता है कि अगर टेम्पेस्ट गंभीरता से उसके सवाल का जवाब पाने के लिए बर्मोंट के शव को खोदने की उम्मीद कर रहा था, तब टेम्पेस्ट अनियंत्रित रहता है, ये समझाते हुए कि उसके पास इस चर्चा को जारी रखने का समय नहीं है। वो बताता है कि उसे यूजिन के साथ संवाद करने के लिए दबावपूर्वक गेट को खोलना पड़ा था और अब इसे बंद करने की आवश्यकता है। वो गायब होने से पहले यूजिन को आश्वस्त करता है कि वे फिर से मिलेंगे जब वो मजबूत हो जाएगा। जैसे ही टेम्पेस्ट का चेहरा धुंधला हो जाता है, यूजिन चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे छोड़ने से पहले उसे जवाब देने की मांग करता है। यूजिन चीख के साथ जमीन पर गिर जाता है, जैसे घूमता हुआ बवंडर गायब हो जाता है। हेरा उसे उस राज्य में देखकर डर जाती है। यूजिन बेहोश होने के बाद बिस्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब यूजिन आखिरकार उठता है तो एक तेज सिरदर्द तुरंत हमला करता है और उसे पता चलता है कि यह उसके मन को पूरी तरह से सूखेपन का परिणाम है। एक स्वाभाविक परिणाम यह देखते हुए कि उसे अपनी मुठभेड़ पर कितना कम मन के साथ शुरू करना पड़ा था। वो लंबे समय से अपनी आत्माओं द्वारा कृतियों को पहचानने के बारे में टेम्पेस्ट के शब्दों को याद करता है। यूजिन इस विचार से जूझ रहा था कि वो वास्तव में हैमल
शामिल नहीं था, लेकिन केवल उसकी यादों से पैदा हुआ। हालांकि वो अपनी पहचान के बारे में निश्चित महसूस करता है, उसे उत्तेजना का झटका लगता है, ये महसूस करते हुए कि वो 300 साल पहले का असली हैमल है। जैसे यूजीन अपने विचारों को इकट्ठा करता है, हेरा कमरे में प्रवेश करती है, उसे जागते हुए देखकर चौंक जाती है। जब यूजीन पूछता है कि वो कितने समय से बाहर है, तब वो उसे सूचित करती है कि वो लगभग आधे दिन तक बेहोश था। वो ये भी उल्लेख करती है कि गिलार्ड और घान गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं और उन्हें जल्द ही उसके पास लाने की पेशकश करती है। गिलार्ड और घान के आने के बाद गिलार्ड ने यह कहते हुए बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया कि उसने पहले ही हेरा से शक्तिशाली विंडस्टॉर्म के बारे में सुन लिया है। जब यूजीन तूफान तलवार चलाता है तो वह जिज्ञासु पूछता है कि क्या यूजीन एक वायु आत्मा को बुलाने में सफल रहे। वो सवाल सुनते ही यूजीन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। यूजीन स्थिति पर विचार करता है और महसूस करता है कि घटना की विशाल भयंकरता को देखते हुए यह संभव है कि हर कोई इसे पहले ही देख चुका है। इसे एक तरफा खारिज करना एक विकल्प नहीं है। एक अर्ध सत्य को चुनते हुए वो जवाब देता है, वायु के राजा आत्मा स्वयं, जिनका जवाब सुनकर स्पष्ट रूप से अचंभित होते हैं। जियान को आश्चर्यचकित करता है, जिससे वह क्षण भर के लिए अवाक रह जाता है। यूजीन उल्लेख करता है कि वह केवल यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या किसी ने वास्तव में उसे बुलाया था, यह देखते हुए कि किसी ने वास्तव में। जियान जवाब देता है, ये समझाते हुए कि बर्मोंट की मृत्यु के बाद से कोई भी वायु के राजा को नहीं बुला पाता है। यूजीन इसे स्वीकार करता है और जोड़ता है कि आंधी ने उसकी शक्ति की कमी का उल्लेख किया था और अपनी भविष्य की बैठक के लिए आशा व्यक्त की थी। आश्चर्य से गिलार्ड हंसता है, स्पष्ट रूप से प्रभावित। वो यूजीन को डेवास्ट्रेट मानता है। वो उससे पहले ही यूजीन की मन को लगभग तुरंत महसूस करने और व्हाइट फ्लेम विधि पर शीघ्र महारत के बारे में सुन चुका था, जो अपने आप में ही स्मारक उपलब्धियां थी। लेकिन यह जानना कि वायु के राजा आत्माओं ने उस पर ध्यान दिया था, यह किसी भी असाधारण से कम नहीं था। प्रशंसा पर यूजीन मुस्कुराता है और गिलार्ड बताता है कि एक बार जब वो कुछ दिनों के लिए आराम कर लेता है तो जियोन उसका प्रशिक्षण शुरू कर देगा। हालांकि उन्होंने मूल रूप से रक्त बलिदान अनुष्ठान के बाद शुरू करने की योजना बनाई थी। गिलार्ड ने इस पर जोर दिया कि यूजीन के विकास का समर्थन करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जियोन कृतज्ञतापूर्वक उनके समर्थन को स्वीकार करता है, लेकिन जोर देता है कि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता है। पर वो उसे आश्वस्त करता है कि यह कोई परेशानी नहीं है, वो उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। वो सियान और सेल को भी सिखाएंगे और गिलार्ड कभी कभी मदद करेंगे। इस विचार पर मुस्कुरा सकता है कि यूजीन की प्रगति सियान और सेल को खुद को और भी कठिन पुश करने के लिए प्रेरित करेगी। इसी बीच प्रशिक्षण मैदान में जुड़वा सेल दैल ध्यान कर रहे हैं। यूजीन ने पहले ही व्हाइट फ्लेम के एक सितारे को प्राप्त कर लिया। सायन को पहले से ही शक था कि यह आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि सेल शिकायत करता है कि उन्हें यह स्तर हासिल करने में एक अविश्वसनीय समय लगा। सायन निराश होते हुए अपनी प्रगति का बचाव करता है, समझाते हुए कि उनके पूर्वजों के बीच में 1 महीने में इस प्रकार के मील के पत्थर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से तेज था। फिर भी वे दोनों मदद करने से नहीं रुक सकते और हैरान थे कि यूजीन ने कैसे केवल एक दिन में एक पूहा सितारा हासिल कर लिया। इसके साथ वे अग्रेशन और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर देते हैं। यूजीन अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहता है, सबके जाने का इंतजार करता है। फिर वो तूफान तलवार को पकड़ता है और इसे खोल से बाहर निकालकर लहराता है। इससे एक निम्न श्रेणी की आत्मा उत्सर्जित होती है। संभवतः वो इस अपने वर्तमान मन के साथ ही बुला सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने वायु के राजा से कुछ सुना था, लेकिन वो जवाब नहीं देती है। यूजीन निष्कर्ष निकालता है कि आत्मा विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं है। उसे एहसास होता है कि वह शायद किसी एक के साथ बातचीत में शामिल नहीं हो सकेगा। वो जैसा जानता है, वो यूजीन तूफान राजा को धमकाता है और आत्मा को आदेश देता है कि वो उसे बताए कि परी उसके रवैये से गुस्से में है। उसके बालों से झलझलाकर पश्चिम पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सोचता है कि वो केवल एक बात जानना चाहता है जो वास्तव में हेलमोड में कैद राजा के साथ हर किसी ने मारी। उसके सभी साथी पहाड़ियों से जीवित निकल आए, लेकिन केवल बर्मोंट और कैद राजा की वस्तु जानते थे। यूजीन एक दिन हेलमोड को देखने का संकल्प करता है, लेकिन केवल हेलमोड नहीं, वो अपने पूर्व साथियों के घरों की भी यात्रा करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि उसे पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि वो जानता है कि उसे अपने वर्तमान शरीर के साथ पहले मजबूत होना होगा। इन स्थानों पर जाना असंभव लगता है, फिर भी यूजीन आशावान रहता है, आश्वस्त रहता है कि एक दिन उसके पास अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति होगी। 4 साल आगे यूजीन एक 17 वर्षीय चैड है, पहले से भी अधिक मांसपेशियों वाला। प्रतिकूल प्रभाव। वह पहले से ही 3 सितारों तक पहुंच गया है, सफेद लौ विधि, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट महसूस करता है। यूजेन जानता है कि अपने मांसपेशियों के शरीर का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उसे प्रशिक्षण मैदान में अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है उसे पार करना होगा, क्योंकि वह कायन के साथ विरल है जो काफी बढ़ गया है। यूजेन एओथ में जाने की अपनी इच्छा साझा करता है। सायन इस अचानक रहस्योद्घाटन से भ्रमित है, यूजेन को आगे समझाने के लिए प्रेरित करता है। वह बताता है कि दौरान उनकी सुबह की ट्रेनिंग उन्होंने यूजेन बोलते हुए एक सफलता हासिल की, अपने मन को चैनल करते हुए, अपने 3 सितारा कोर की शक्ति को उजागर करते हुए। उनका शरीर ऊर्जा के जबरदस्त उछाल में घिर जाता है, जिससे शीन यूजेन को देखकर दंग रह जाते हैं। शायन अविश्वास में है, भले ही यूजेन को उसके 7 साल बाद माना से मिलवाया गया था। वह पहले ही 3 सितारों तक पहुंचकर सायन को पार कर चुका है, जबकि सायन 2 यूजेन पर रहता है, इसे ब्रश करता है। इसे द पर्क्स ऑफ बीइंग कहते हैं, एक कौतुक। ये केवल सायन को ईर्ष्या महसूस कराता है और वह शिकायत करता है कि यूजेन उसे अपने स्पैरिंग सत्रों के दौरान हर सुबह एक डम्मी टारगेट की तरह व्यवहार करता है। यूजेन जवाब देता है, यह इंगित करता है कि यह सायन था जिसने पहली जगह में स्पैरिंग के लिए कहा था, यह कहते हुए कि वह रुक सकता है अगर सायन उसे चाहता है।
अथक मैचों से थके होने के बावजूद सायन नहीं चाहता कि यूजेन उसके साथ लड़ाई करना बंद कर दे। हालांकि वह इस बारे में उत्सुक है कि यूजेन जादू सीखने पर इतना आमादा क्यों है। जैसे आप देखते हैं, वाई जादू का पीछा करने की भी कोशिश की और चला गया एरोथ रिवियन का प्रशिक्षु बनने के लिए। दुर्भाग्य से वह असफल रहा क्योंकि उसके पास आवश्यक प्रतिभा की कमी थी, यहां तक कि गिल के कनेक्शंस के साथ भी उसके लिए एक जगह सुरक्षित करने के लिए योड ने मुश्किल से कुछ भी हासिल किया। 4 साल बाद वह अभी भी जादू टावर पर भरोसा कर रहा था, बिना कोई सार्थक प्रगति किए। सायन के शब्दों को सुनकर यूजेन क्रूरता से उसे याद दिलाता है कि वह अपने बड़े भाई के बारे में बीमार बोल रहा है। हालांकि सायन ने असली कारण का खुलासा किया कि वह यूजेन जादू सीखने के खिलाफ है। अगर यूजेन औरत सेल के पास जाता है तो दुखी होगा। यूजेन को यह विश्वसनीय नहीं लगता है क्योंकि सेल शायद ही कभी उससे बात करता है और आमतौर पर अपने दम पर ट्रेन करता है। सी की चिंताओं को खारिज करते हुए यूजेन गलाड से मिलने के लिए छोड़ देता है, जबकि कायन उसे बुलाना जारी रखता है। यूजेन का लक्ष्य जी को अपनी 3 सितारा प्रगति के बारे में सूचित करना है और यूजेन अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को साझा करने पर एओथ में जाने का उसका निर्णय है। गिलाड शुरू में चौंक जाती है लेकिन जल्दी से बन जाती है। यूजेन में 3 सितारों तक पहुंचने में घर के इतिहास में उम्र अभूतपूर्व है। लायन हार्ट गेड आत्मविश्वास से यूजेन को बताता है कि निरंतर प्रयास के साथ वह संभवतः कुछ ही समय में चौथे स्तर तक पहुंच जाएगा। यूजेन जानता है कि वह अब मुख्य घर में रहने के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सकता है, इसलिए वह अनुमति मांगता है एओथ में जाने और नए विषयों को सीखने के लिए। यह अनुरोध गिलाड को परेशान करता है, लेकिन अपनी दयालु और समझदार प्रकृति के कारण वह यूजेन को उसके भावनात्मक अनिच्छा से सीखने की इच्छा से रोक नहीं सकता। अनिच्छा से वह उसे अनुमति देता है। हालांकि गोलाइड उसे ब्लैक टावर में रहने वाले अंधेरे जादूगरों से जादू सीखने से बचने की चेतावनी देता है, जबकि उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा उतनी भयानक नहीं है जितनी एक बार थी। बर्म के वंशजों के पास एक अलिखित नियम है जो उन्हें काले जादू का अभ्यास करने से मना करता है। यूजेन काले जादू के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ है। अपने पिछले जीवन में अक्सर राक्षसी ताकतों का सामना करना पड़ा था। वह गलाड को आश्वस्त करता है कि वे काले जादू से घृणा करते हैं और वादे करने की कोई जरूरत नहीं है। उस रास्ते से भटकने की चिंता। गेट के ऑफिस छोड़ने के बाद यूजेन सेल के कमरे से गुजरती है जब वह दरवाजे के पीछे से उसे एक मुस्कुराहट के साथ बुलाती है। यूजेन उसे बाहर आने के लिए चिढ़ाती है, लेकिन वह यह समझाने से इनकार कर देती है कि वह प्रशिक्षण से पसीने से तर है और इस तरह नहीं दिखना चाहती है। सीएल फिर यूजेन के एरोथ में जाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। वह पहले से ही सायन से 3 सितारों तक पहुंचने के बारे में सुन चुकी हैं। यूजेन ये खुलासा करती है कि जाने का उनका उद्देश्य जादू सीखना है, लेकिन सीए उसे सिखाने के लिए राजधानी से एक मैजिशियन को आमंत्रित करने का एक विकल्प का सुझाव देती है। इसके बजाय वह इमोशंस के साथ यह भी जोड़ती है कि वह और उसका भाई दोनों मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जब तक वह दूर रहता है। यूजेन मजाक करता है कि अगर ऐसा होता है तो यह और मजेदार होगा। स्पैरिंग की बात करते हुए वह सीए से एक आखिरी मैच के लिए पूछता है, इससे पहले कि वह छोड़ दे। अपने प्रस्थान के बारे में थोड़ा सा दुखी महसूस करता है। पूछता है कि वह कितने समय तक रोथ में रहने की योजना बना रहा है। यूजेन के अनुसार वह कुछ साल रुककर अपने पिता का उल्लेख करने की भी कोशिश करेगी, लेकिन यूजेन बताता है कि उनके पिता सेटल हो गए हैं और नियमित रूप से शिकार करने में अपना समय बिताने का आनंद ले रहे हैं। वह फिर और सियोन को लाती है जो कहते हैं कि वे भी दुखी होंगे, लेकिन यूजेन अपने प्रयासों के बावजूद अपने निर्णय में दृढ़ रहता है। सेल अपने मन को बदलने में असमर्थ है। यूजेन का एक हिस्सा जाने जाता है। उसकी रैथ में बदलने की यूजेन की तैयारी के बाद भी उसे छोड़ना नहीं चाहता है। अपने असली पिता को छोड़ने के लिए अर्पिता कहना। उसके पिता इस बिंदे रस्में पहने तो यूजेन पर चलाते हैं। वह सुझाव देता है कि वह ठीक है। बदले में यूजेन उसे याद दिलाता है कि वह अपने व्यायाम की दिनचर्या पर सुस्त ना हो, जिससे उसके पिता हंस पड़ते हैं। खड़े होते ही उनके पिता एक गर्म मुस्कान के साथ विदाई देते हैं। हर कोई यूजेन को अंतिम विदाई कहने के लिए जादू के गेट पर इकट्ठा होता है। गिल्ड पूछता है कि क्या यूजेन को उसके साथ जाने के लिए गार्ड की जरूरत है, लेकिन यूजेन आत्मविश्वास से उसे आश्वासन देता है कि वह अपने दम पर सब कुछ संभाल सकता है। गिल्ड जानता है कि यूजेन इतनी कम उम्र में पहले से ही 3 सितारों तक पहुंच गया है और उसके बेटे योड के विपरीत बहुत प्रतिभाशाली है। दोनों बेटे औरत के समय बदल जाएंगे। जैसे ही यूजेन गेट की ओर कदम बढ़ाता है, उसके पिता अचानक रोने लगते हैं। यूजेन कभी भी एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, उसे अपने बेटे को मुस्कुराहट के साथ भेजने के लिए कहता है। इसके बदले यूजेन के पिता अपने आंसू पोंछते हैं और एक हंसी को मजबूर करते हैं जो यूजेन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए पर्याप्त है। यूजेन मुड़ता है और अरोथ के राज्य के लिए टेलीपोर्टिंग गेट पर कदम रखता है। एरोथ एक सांस रोक देने वाली दृश्य है जिसमें 5 विशाल जादू टावर एक पंचकोणीय गठन में व्यवस्थित है और केंद्र में ग्रैंड पैलेस। जैसा कि यूजेन चारों ओर देखता है, वह नोटिस करता है कि राज्य बदल गया है क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में आखिरी बार गया था। राज्य में ताना गेटों से जुड़े फ्लोटिंग स्टेशन भी हैं जिनका उपयोग जादुई संचालन द्वारा राज्य में यात्रा के लिए किया जाता है। ये स्टेशन जटिल जादुई मंत्रों द्वारा संचालित है। यूजेन अपनी गाड़ी में बैठता है जबकि टूर गाइड उत्साहपूर्वक एरोथ के आश्चर्यजनक दृश्यों और समृद्ध संस्कृति की ओर इशारा करता है जो राज्य की सुंदरता और जादुई विरासत को प्रदर्शित करता है। एरोथ में पंचकोणीय संरचना में 15 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जो सभी AAIA द्वारा बनाए गए हैं। टूर गाइड के अनुसार वे गाड़ियां जो हमारे पास रेडियो हो रही हैं उन्हें भी सीए द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि ये काफी पुरानी है। गाड़ियों को हास्यास्पद रूप से अनुरक्षित किया जाता है और नियमित रूप से इसकी मरम्मत की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुर्घटना ना हो। टूर गाइड पेंटागन के बारे में उत्साहपूर्वक घूम रहा है। यूजेन बीच में हस्तक्षेप करता है और AIA के मैनर में ले जाने का अनुरोध करता है। यह टूर गाइड को उत्तेजित करता है क्योंकि AI के मैनर को एरोथ में 3 स्थलों में से एक माना जाता है। गाइड बताता है कि AI 300 साल पहले एक जादू टावर का सबसे कम उम्र का मास्टर बन गया था।
उसके सम्मान में दैत्य शहर से लौटने के बाद हरे जादू टावर में एआई की एक मूर्ति बनाई गई थी। उनकी महान उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में टूर गाइड तब बताता है कि एआई एक बार अपने तरीके से रहती थी, लेकिन केवल एक नोट पीछे छोड़ते हुए गायब हो गई थी, जिसमें गायब हो गई थी। औरत से बहुत से जादूगरों ने उसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कभी उसके ठिकाने की खोज करने में सक्षम नहीं हो पाया था। गाइड का अनुमान है कि वह शायद हेलयोडिमोब के दैत्य शहर में गई होगी। वह यह भी बताता है कि जिस दिन एआई गायब हुई थी वह हेलयोडिमोब में हैमिल के शरीर को छोड़ने के बिल्कुल 100 साल बाद था। गाइड का मानना है कि वह हैमिल का बदला लेने के लिए लौटी होगी, क्योंकि उसके अनुसार हैमिल एआई से प्रेम करता था। मरने से ठीक पहले उसने अपने प्रेम का इजहार किया। यह टिप्पणी यूजेन को क्रोधित रूप से क्रोधित कर देती है, जिससे टूर गाइड स्पष्ट रूप से असहज महसूस करता है। हालांकि यूजेन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जिससे टूर गाइड अजीब सी हंसता है, यह सोचकर कि यूजेन रोमांस की कहानियों का शौकीन नहीं हो सकता है। इसके गायब होने के बारे में अन्य सिद्धांत भी थे। एक सिद्धांत ने यह सुझाव दिया कि सा में जाना जाता था कि वह काले जादू से घृणा करती है और रॉथ में काले जादू टावर के निर्माण का विरोध करती थी। ऐसा उसके गायब होने तक संभव है कि उसकी हत्या टावर की स्थापना से जुड़े लोगों द्वारा कर दी गई हो। यूजेन जानता है कि उसके पास शक्ति है, आखिर उसकी हत्या के बारे में सिद्धांत नहीं है। हालांकि वह सोचता है कि क्या यह दैत्य राजा भी हो सकता है जो आज भी जिम्मेदार है। काले जादू का टावर हेल्मियमू द्वारा प्रायोजित है और यूजेन एओटर में पहुंचते ही वे शहर की ओर जंपद वाहन ले जाते हैं। एक दर्जन गाड़ियों के पीछे साइलेंट फॉरेस्ट का यात्री मातृ वाहन भी चल रहा है, जिसके पास एक सिद्धांत है। वह देखता है कि जहां तक जनपद वाहन का संबंध है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसमें जा सकता है। एक पल अनिश्चित है कि वो उसे शांत करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। यूजीन ने उसे आश्वासन दिया कि उसे अभी तक योड से बात करने का मौका नहीं मिला है, और यदि वो भविष्य में कभी भी उसके साथ रास्ता पार करता है तो कुछ अंतर्दृष्टि होना उपयोगी होगा। यूजीन गाइड को आश्वासन देता है कि वो इस बातचीत को अपने तक ही रखेगा और वादा करता है कि अगर उसका नाम आता है तो नाराज नहीं होगा। कुछ आश्वासन प्राप्त करने के बाद टूर गाइड हिचकिचाह पता चलता है कि योड हर रात बाहर व्याभिचार में लिप्त रहता है टावर। यूजीन इस बात से थोड़ा आश्चर्यचकित है कि योड केवल 19 वर्ष का है और उसे इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। गाइड बताता है कि योड अपनी रातें एक सकूबस के साथ बिता रहा है, जो केवल यूजीन की हताशा को जोड़ता है। वो रॉथ में होने के बारे में सोचकर उग्र हो जाता है, सोच रहा है कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। गाइड बताता है कि यह ब्लैक मैजिक टावर का परिणाम है, जिसमें न केवल डार्क मेज हैं, लेकिन एक वातावरण बनाने वाले राक्षस भी हैं, जहां ऐसे प्राणी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यूजीन अब बहुत शर्मिंदा है, खासकर जब से इसमें उसके बड़े भाई को एक सकूबस के साथ बातचीत करना शामिल है। हालांकि गाइड ये उल्लेख करके काउंटर करता है कि क्षेत्र के पास एक सड़क है जो एक लाल बत्ती जला जैसा दिखता है, जहां पुलिस भी जाने से डरती है। टूर गाइड के अनुसार योड नियमित रूप से उन सड़कों पर जाता है, हालांकि ये उस दिन खुला नहीं है क्योंकि ये केवल पूर्णिमा के दौरान खुलता है। यूजीन ने योड से अपनी दूरी बनाए रखते हुए अपने स्वयं के लक्ष्यों पर केंद्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन तथ्य यह है कि उनके भाई ने एक सकूबस के साथ ऐसा कुछ किया था। कम से कम यूजीन फ्यूरियस टूर गाइड को घबराहट से पुष्टि करता है कि यह जानकारी एक रहस्य बनी रहनी चाहिए, जिसे यूजीन सहमत हैं। हालांकि उनके भाई के प्रति उनका गुस्सा अभी भी उनकी हताशा के बावजूद रहता है। यूजीन अब अगली पूर्णिमा आने के बाद उस सड़क पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे वे जारी रखते हैं बातचीत, गाड़ी अंततः लाल जादू टावर के प्रवेश द्वार पर लाल जादू टावर तक पहुंचती है। यूजीन का स्वागत हेरा द्वारा किया जाता है। टावर से एक दाना वो उसे सूचित करती है कि मास्टर उसकी उम्मीद कर रहा है, लेकिन एक समस्या है। जैसे वो बोलती है, टावर के फर्श में से एक बड़ा विस्फोट होता है। हेरा घबराहट से बताती है कि यह जादू को बुलाने पर केंद्रित एक प्रशिक्षण सत्र के कारण हुआ था, एक अनुशासन जो इसके लिए जाना जाता है। विफलता का उच्च जोखिम। विस्फोट हुआ और 2 राक्षस आत्माएं टावर से बच निकली। शुक्र है कि आत्माओं को जल्दी से रोरियन लाहा पुनः प्राप्त कर लिया गया। लाल जादू टावर के मास्टर रोरियान को अपने छात्रों के साथ सख्त होने के लिए जाना जाता है और खतरनाक गलती के कारण जिम्मेदार छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। वो यूजीन को नोटिस करता है और जल्दी से उसे बधाई देने के लिए उतरता है। यूजीन कितना बड़ा हो गया है इस पर टिप्पणी करता है। यूजीन जवाब देता है कि वो रोरियन के परिवर्तन से पहले का जैसा ही है, उसका युवा जादू। लेकिन यूजीन अब होश में आता है कि रोरियन के बारे में कुछ अलग लगता है। हालांकि रोरियन सागर के स्तर पर काफी नहीं है। यूजीन उसे एक मजबूत और योग्य 5 सितारा धारक के रूप में पहचानता है। रोरियन को पहले ही गिलार्ड द्वारा यूजीन के आने के कारण के बारे में सूचित कर दिया गया है और यूजीन की क्षमताओं में विश्वास व्यक्त करता है, विश्वास करते हुए कि वो अच्छा करेगा क्योंकि वो अपनी बातचीत जारी रखते हैं। लाल जादू टावर का मुख्य द्वार थोड़ा खुलता है और यूजीन को योड को एक गंभीर रूप से कमजोर अवस्था में देखता है। वो ऐसा दिखता है जैसे उसकी जीवन शक्ति को एक डेमोनिक महिला द्वारा छूस लिया गया हो। रोरियन योड को यूजीन से मिलने के लिए कहता है, लेकिन योड मुश्किल से बोलने में सक्षम है। अनिश्चितता को बुदबुदाती है, अनिश्चित है कि क्या कहा जाए। यूजीन उसे निराशा की भावना के साथ अभिवादन करता है, जबकि रोरियन जोड को वापस लौटने का आदेश देता है और रोरियन के अंदर गायब होने के बाद अपना पढ़ना जारी रखने को कहता है। साइड के लिए यूजीन से माफी मांगता है और यूजीन अपने आप में जादू सीखने की इच्छा व्यक्त करता है, विश्वास करते हुए कि यह उसके लिए बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। रोरियन उससे आधे रास्ते में मिलने का प्रयास करता है, प्रस्ताव देता है कि वो अपनी सहायक के रूप में हेरा को स्वीकार करे। एक प्रस्ताव यूजीन तुरंत विरोध नहीं करता है। जब रोरियन उसका स्वागत करता है, यूजीन का पहला अनुरोध उस बिंदु से पुस्तकालय में ले जाया जाना है। यूजीन पुस्तकालय में 1 महीने तक हर दिन बिताता है, सुबह से रात ग्रिमोयर्स पढ़ता है। वे भी प्रति सुबह और रात कई घंटों के लिए अपने मन नियंत्रण का अभ्यास करता है, जब तक कि यूजीन के स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशील शरीर पर थकान नहीं आती। खुद को धक्का देते हुए इस लाभ के साथ बहुत नींद के बिना भी उसे जल्दी ठीक करने में मदद मिली। उसका काम करने के बाद जितने भी प्रवेश स्तरीय ग्रिमोयर थे, उनमें से 1 महीने के अंदर वो मिल गया और अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार हो गया। जब मैजिक शिया की अनोखी विधि की बात आती है तो वो उसे कई चरणों में विभाजित करता है, एक ऐसी प्रणाली जो रॉथ में अनगिनत मैजिक्स करते हैं। इनमें से किसी भी एक प्रमुख चरणों में एक तारे के आकार का एक चक्र शामिल है, जिसके माध्यम से मन प्रकट होता है।
एक बार जब एक मैजिस का मन चक्र की सीमाओं को पार कर जाता है तो एक नया बनता है। अधिकांश मैजिस को इन चक्रों के माध्यम से जादू से परिचित कराया जाता है, भले ही वो अपने कौशल को परिष्कृत करने के लिए अंधकार या आत्मा जादू का अभ्यास करें। यूजीन हेरा के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। वो बताती है कि वो सर्कल विधि पर केंद्रित हैं क्योंकि वो पिछले 300 साल से अन्य सभी तकनीकों के बीच सबसे प्रभावी दृष्टिकोण रहा है। हालांकि यूजीन अपनी लियोनार्ड हाउस मन नियंत्रण तकनीक को लागू करके विधि को संशोधित करना चाहता है। नायक उसे चेतावनी देता है कि यह तकनीक उनसे अलग है और यदि वो इसे ठीक से निष्पादित नहीं करता है तो वो कोई एम जादू प्रकट नहीं कर सकेगा और उसकी चिंताओं के बावजूद प्रक्रिया में खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाने की संभावना भी है। अपनी योग्यताओं में यूजीन को विश्वास है। सभी ग्रिमॉर्ड से पड़े हुए ये क्षण अभी भी संशय है। हेरा उसे करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन अपने स्टाफ को हस्तक्षेप करने के लिए तैयार करती है अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो। यूजीन प्रक्रिया शुरू करता है, प्रक्रिया को चैनल करता है। वो जानता है कि व्हाइट फ्लेम विधि और सर्कल विधि कुछ समानताएं रखती हैं, दोनों तारों के माध्यम से मन को नियंत्रित करते हैं। जबकि सर्कल विधि रिंग्स का उपयोग करती है। यूजीन मन की मात्रा बढ़ाने के लिए चक्रों के साथ उसके भीतर तारों को बदलना चाहता है। वो मन को समायोजित करने के महत्व को समझता है क्योंकि ये अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता कि उसे अपने शरीर के अंदर मन को नियंत्रित करते समय उसकी कितनी आवश्यकता है। हेरा इसकी उम्र के बावजूद आश्चर्य से देखती है। यूजीन प्रक्रिया को लंबा करने में सक्षम है, एक उपलब्धि जो उसे प्रभावित करती है। मन से उलझा हुआ यूजीन एक आग का गोला बुलाता है और इसे जादू के क्षेत्र में बदल देता है। हेरा उसके नियंत्रण को देखकर ईर्ष्या का एक दर्द महसूस करती है। उसने सब कुछ केवल अपने दिमाग के साथ किया है। वो जिज्ञासु है, वो उससे गोलम बुलाने को कहती है, वो उसके सामने कैबरी बनाती है। इसमें रक्षात्मक क्षमताओं का अभाव है, लेकिन यह जादू के लिए असाधारण रूप से लचीला है। यूजीन यकीन अपने जादू मिसाइल का परीक्षण करने के लिए कुछ चाहता है और गोलम सही लक्ष्य लगता है। एक केंद्रित उद्देश्य के साथ वो मिसाइल को फायर करता है जो गोलम की छाती के माध्यम से छेद करती है और उसे तुरंत नष्ट कर देती है। रोरियन परिणाम देखने के लिए बुलाया जाता है और वो शक्ति से हैरान रह जाता है। गोलम के सिवा यूजीन का हमला हेरा के लिए तबाही मचा रहा था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से भले ही यूजीन ने अपनी विधि का उपयोग किया हो, लेकिन उसके हमले की शक्ति 3 सर्कल मिच के बराबर थी। इस एहसास से रोरियन भयभीत हो जाता है क्योंकि यूजीन ने असंभव कर दिया है। भौतिक मन नियंत्रण की जगह सर्कल विधि से कर दिया है। रोरियन अब खुद पर इस बात पर विचार करता है कि यूजीन के कौशल को 3 सर्कल मेज की स्थिति में उन्नत किया जाए। रोरियन की विचार है। यूजीन की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ हेरा बताती है कि यूजीन के पास एक क्षेपण अपॉइंटमेंट निर्धारित है। रोरियन हेरा से पूछता है कि क्या वो मानती है कि यूजीन को रॉयल लाइब्रेरी ऑफ एक्रियन तक पहुंच दी जा सकती है। ये सुझाव हेरा को झटका देता है क्योंकि केवल उच्च रैंकिंग वाले मैजिस और नोबल्स को आमतौर पर प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन रोरियन को लगता है कि यूजीन इस विशेषाधिकार के योग्य है। वो नोट करता है कि यूजीन ने न केवल बुनियादी बातों पर महारत हासिल की है, बल्कि मूल रूप से अपनी तकनीक को उनके साथ एकीकृत किया है और निश्चित रूप से जिस तरह से उसने गोलम को नष्ट कर दिया है वो उसकी संभावना के बारे में बोलता है। रोरियन यूजीन के लिए सिफारिश का एक पत्र लिखने का फैसला करता है, उसकी क्षमताओं में विश्वास रखता है। हालांकि हेरा अन्य मैजिस के बारे में चिंतित है, इस तरह के साहसिक निर्णय पर आपत्तियां उठाते हैं। रोरियन हेरा की चिंताओं को खारिज करता है, जादूगरों से संभावित आपत्तियों के बारे में उदासीन है। वो उससे पूछता है यूजीन कहाँ है और वो बताती है कि वो एक दोस्त से मिलने गया है, जो रोरियन को आश्चर्यचकित करता है। इस बीच यूजीन एक क्रोध में मदन स्क्वायर के माध्यम से टहल रहा है, जैसे वो सिया की एक मूर्ति को देखता है। एक परिचित व्यक्ति उसके पास आता है। ये गारू है, अब केवल 18 वर्ष का होने के बावजूद दाढ़ी रखता है। भाई यकीनन इसने अपने परिवार के स्टेरॉइड पर कड़ी मेहनत की है। यूजीन और गार्गू दोनों एक दूसरे के विकास पर टिप्पणी करते हैं, एक मजबूत हस्तक्षेप मिलाते हैं। हालांकि जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं तुरंत शुरू करती है। उसकी पिच परिवार की मांसपेशी वृद्धि औषधि फिर से कुछ। यूजीन ने जल्दी से गार को अस्वीकार कर दिया, इस तथ्य को याद करते हुए कि इसने यूजीन के पिता को वसा कम करने में मदद की थी। फिर भी यूजीन इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करता है। यूजीन अधीर है, चेस से काटता है। गारू से पूछता है उसने उसे क्यों कहा। गारू का टोन बदलकर डेमोन रेड लाइट जिला लाता है। वो बताता है कि विशाल की गेंदें नीलामी के लिए तैयार होंगी। हमारा लड़का अविश्वास में आदत करता है कि इस आदमी ने उससे बारे में बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ विशाल गेंदों को खरीदने के लिए, हालांकि रागी विशाल की गेंदें नीलामी के लिए हैं। गारू विशाल की गेंदों को एक केमिस्ट के पास ले जाना चाहता है। उम्मीद करता है कि वैसा करने के लिए उसे मांसपेशी वृद्धि औषधि में परिवर्तित कर दिया गया है। यूजीन से भी कहता है क्योंकि उसके पास नीलामी के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं है। यूजीन अनुरोध को अजीब लगता है, लेकिन जब जारू घुटनों के बल गिर जाता है और विनती करने लगता है तो यूजीन दबाव महसूस करता है और अनिश्चित रूप से सहमत हो जाता है। गार्गुई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में भी बताता है जो नीलामी के लिए तैयार होंगी, लेकिन यूजीन इस बारे में विशेष रूप से उत्साहित नहीं है। यूजीन हालांकि प्रकट करता है कि इसके पास लेस्टिक जिला के अन्य इलाकों में जाने की योजना है। यह फैसला कुछ दिन पहले यॉर्ड से टकराने के बाद आता है, जो अपने सकूबस की लत के कारण वापसी से पीड़ित लग रहा था। यूजीन को यकीन है कि वो अगली पूर्णिमा आने पर वापस आ जाएगा। जैसे ही यूजीन लाल टावर पर लौटता है, रोरियन उसके लिए बुलाता है। वो यॉर्ड के बारे में भी उसके साथ बातचीत करना चाहता है। वो दोनों बातचीत के लिए बैठते हैं और बिना किसी देरी के रोरियन यूजीन को प्रस्तावित सिफारिश पत्र के साथ चौटी करता है। यूजीन थाचकित रह जाता है जैसे वो उसे पढ़ता है। वो जानता है कि एक और रॉयल लाइब्रेरी में जादू के बारे में 300 साल का ज्ञान है, जिसमें हजारों स्मरण उपलब्ध है। हालांकि यूजीन विनम्र रहते हुए अपने मूल्य को कम करते हुए कहता है कि वो इसके लायक नहीं है, लेकिन रोरियन को ऐसा भरोसा है कि ये परिचित यूजीन को अपनी जादुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उसके ज्ञान को व्यापक करने की अनुमति देगा। पुस्तकालय में प्राचीन जादू पर पुस्तकें हैं जो अब तक के सबसे महान संतों द्वारा लिखी गई हैं। यूजीन उत्सुक हो जाता है, सोचता है कि क्या पुस्तकालय में स्वयं सात द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। रोरियन पुष्टि करता है कि एकोनियस की विचक्राफ्ट की 3 प्रमुख पुस्तकें रखता है, जिसमें उसने अपने वर्षों के सभी जादुई रहस्यों का उजागर किया था। रोरियन की विचक्राफ्ट किताबें जादू पर सबसे महान कृतियां हैं और कहीं और प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। वो पहली बार याद करता है जब उसने उन पुस्तकों को पढ़ा था, जब उसे महसूस हुआ कि उसने पहले जो जादू सीखा था वो बच्चों का खेल लग रहा था। हालांकि रोरियन पूरी तरह से गारंटी नहीं देता है कि सिफारिश पत्र स्वीकार किया जाएगा। वो यूजीन से पूछता है कि क्या वो इसके साथ ठीक है। यूजीन हालांकि अंदर से उत्साहित है, एक विनम्र भारी चिंता करता है कि अनुभव की कमी कारण हो सकती है परेशानी। इसके बावजूद रोरियन यूजीन में आश्वस्त है और देखता है कि यूजीन सब कुछ के साथ ठीक है, लेकिन उसे परेशान नहीं करना चाहता और डरता है कि कोई भी चिंता लाने से रोरियन सिफारिश को वापस ले सकता है। फिर भी योड के बारे में पूछता है और डेमोन रेड लाइट जिले में गड़बड़ी में उसकी भागीदारी। रोरियन हैरान और शर्मिंदा है कि योड ने उसकी चेतावनियों को नहीं सुना। वो
बताता है कि अतीत में सकुबाई ने लोगों को सूख लिया था मृत्यु तक, लेकिन जब हेलमॉट ने बॉर्डर खोल दिया तो पूरे डेमन कम्युनिटी ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। अब सकुबाई तब भी विटलाइटी सूखती है लेकिन अपने शिकार को मारने से बचती है क्योंकि हेलमेट से बुरे सपनों की रानी ने से मना किया। यूजीन फिर भी मानता है कि योड के कार्यों को ठीक नहीं ठहराया जा सकता। रोरियन हादाकी ये प्रकट करता है कि योड के पास अपने कारण है। उच्च आशाओं के साथ आने के बावजूद योड को अपनी दृष्टिभूमि की कमी से धोखा दिया गया। योड बार बार विफल हो जाता था और हताशा में गिर जाता था और यहाँ तक कि उसे दिए गए मार्गदर्शन से भी मदद नहीं होती थी। उसके परिवार का दबाव उस पर भारी पड़ता था, उसे गिरगिरी और रोरियन ये देखकर योड को समय समय पर ब्रेक लेने की अनुमति दी गई थी ताकि वो उन ब्रेक्स के बिना कल समझौता कर सके। रोरियन का मानना है कि योड बहुत पहले ही ढह गया होता। यूजीन योड के संघर्षों को समझता है लेकिन वो मुख्य परिवार की गतिशीलता को भी जानता था। दोनों गिलेट की पत्नियां लगातार योजना बना रही थी और अपने बच्चों की खातिर पद के लिए प्रतियोगिता कर रही थी। इस बीच सियान और सेल दोनों अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे और योड को अपने परिवार द्वारा निर्धारित